नमस्कार नेगी जी, किन्नौर अब तक पेज में आपका स्वागत है। हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार जी। महोदय जी, पिछले कल जैसे कि आपने देखा होगा कि ग्राम सभा का मीटिंग थी आपके जो है अपर में रारंग साइड में, तो वहाँ पर सभी विभाग आए थे और एक पिछले कल ही सोशल मीडिया में भाषा एवं संस्कृति विभाग का अनापतित जो प्रमाण पत्र है कि काम करने के लिए दिया गया है कि आप काम कर सकते हो, तो क्या दर्शाता है, क्या वहाँ पर ऐतिहासिक धरोहर शायद जो है संस्कृति भाषा एवं संस्कृति विभाग के पास है नहीं कि वहाँ पर जैसे कि बौद्धिस्ट से जुड़ा हुआ काफ़ी चीज़ें, हमारे चील जंगल है और किले है, थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे कि एक और गांव और जो है गांव की जितने भी जनता बहिष्कार कर रहे हैं वहीं जो है सरकारी विभाग जो है तंत्र है जो क्लीन चिट दे रही है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। हाँ, ये सुनकर और पढ़ करके मुझे भी बड़ा दुख हुआ कि भाषा एवं संस्कृति विभाग ने ना जाने किस हिसाब से ये इन्होंने अनापत्ति पत्र दिया है। जंगी ठोपन जो हाइडल प्रोजेक्ट जो प्रस्तावित है और ये सरकार की तरफ से जो सतलुज जल विद्युत निगम को आवंटित की गई है। अब ये इस क्षेत्र में अब इस परियोजना को स्थापित करने के लिए रात दिन बहुत कोशिश कर रही है, लोगों से मिल रहे हैं। अभी कुछ दिन पूर्व भी मोरंग में ग्राम सभा का इन्होंने आयोजन किया था, तो उसमें भी लोगों ने विरोध दर्ज किया है, कानम में भी विरोध दर्ज किया है और तात्कालिक मुद्दों के ऊपर तो विरोध दर्ज कर रहे हैं। लेकिन हमारे को भी इस बात की बड़ी गहरी चिंता होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि जहाँ तक पुरातत्व का सवाल है तो वैसे तो समूचा किन्नौर ही पुरातत्विक क्षेत्र है। किन्नौर का एक एक गांव, एक एक घर, किन्नौर के जितने भी हमारे प्राचीन देवी देवताओं के मंदिर, प्राचीन ऐसे संस्कृति से जुड़े हुए बड़े ऐसे ऐसे केंद्र हैं जिनका बहुत गहरा इतिहास इस क्षेत्र की सभ्यता के साथ जुड़ा हुआ है, इस प्राचीन कबीलाई जनजाति के लोगों के जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, उनकी संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है। और भाषा एवं संस्कृति विभाग जिनका ये दायित्व है कि भाई वो ऐसे क्षेत्रों में पुरातत्व से संबंधित जितने भी ऐसे स्थान हैं, पुराने ऐसे ऐसे धरोहर जो चीजें हैं उसका संरक्षण करे। लेकिन दुख होता है जब वो शिमला में बैठ करके शिमला से बाहर का जो हिमाचल प्रदेश है वो कितना बड़ा है इसकी जानकारी इन्हें नहीं होती है। और हिमाचल प्रदेश जिसको देवभूमि कहा गया है, बड़े बड़े बोर्डों में, बड़े होर्डिंग्स के अंदर सरकार की तरफ से भी बड़ा प्रोपेगेंडा किया जाता है, देवभूमि हिमाचल में बाहर के लोगों का बड़ा आगमन है, स्वागत है। लेकिन वास्तव में देवभूमि हिमाचल के को किस रूप में वो लोग परिभाषित करते हैं, उसका पैमाना क्या है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ी कसौटी की बात है। तो भाषा विभाग के डायरेक्टर की तरफ से ये जो एनओसी चला गया है, उन्होंने ना तो इस क्षेत्र में कभी इस तरीके से कोई सर्वे किया, ना तो यहाँ के लोकल जो बॉडीज हैं या जो इस क्षेत्र में जो काम करते हैं या ऐसी संस्थाएं हैं, ऐसे बड़े हमारे बुजुर्ग लोग हैं जिन्होंने इस सारी चीजों को देखा है, उन्होंने इसका संरक्षण करके रखा हुआ है, या जो कम से कम पंचायतों में आकर के वो सर्वे करते, उनसे जब यह प्रश्न पूछा गया था कि भाई ऐसा कोई पुरातत्व संबंधी कोई ऐसा स्थान है या नहीं है, जैसे कल को प्रोजेक्ट के खुलने की वजह से ये जब परियोजना खुलेगी या बनेगी तो वहां पर उसका नुकसान हो सकता है, तो इन चीजों का क्या समाधान, क्या उसका जो है तो उपचार किया जा सकता है, इस सिलसिले में सरकार ने शायद पूछा हो। तो लेकिन भाषा विभाग शिमला में बैठ करके, कुर्सी पर बैठ करके इस तरीके से एनओसी दे दे, अनापत्ति प्रमाण पत्र अपने तरफ से जारी करे, ये हमें बिल्कुल नमस्कार दोस्तों, मैं राम भगत नेगी किन्नौर से। किन्नौर अब तक पेज में गांव, शहर और राजनीति का जो एपिसोड है जो हम वीरवार को लेकर आते हैं, जो आपके समक्ष
जितने भी हमारे स्पेस से जुड़ते हैं, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, उनको स्वागत करते हुए, आभार प्रकट करते हुए, और आज का जो हमारा विषय है गांव शहर राजनीति एपिसोड में जंगराम सुमचो क्षेत्र का ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक परिचय पर एक साहित्य परिचर्चा। इस पर हमारे साथ आज जुड़े हैं हमारे किन्नौर के सुप्रसिद्ध जो शोधकर्ता, जो हमारे आप दिन उनके जो है ब्लॉग को, उनके जो लेख को आप जो है फेसबुक में सोशल मीडिया में पढ़ते होंगे। आदरणीय पीके गेलोंग जी जो लियो से है, और आदरणीय टाशी नेगी जी जो कल्पा से, दोनों ही किन्नौर के बहुत ज्वलन विषयों पर जो है शोध करते हैं और लिखते हैं। और जानेंगे ऐतिहासिक धरोहर पर किन्नौर में कहाँ कहाँ है, और किन्नौर में जंगी ठोपन जो परियोजनाओं को लेकर जहाँ पर एक बहुत सारा विरोध है वहाँ के जंगराम वैलियों का, तो क्या वहाँ ऐतिहासिक धरोहर है या नहीं है? अगर है तो भाषा एवं संस्कृति विभाग ने किस प्रकार से वहाँ पर एक एनओसी अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया है, इस पर भी जानेंगे। क्या अगर कंपनी चलती है तो वहाँ के जो इफेक्टेड जो एरिया है, वहाँ का जो ऐतिहासिक धरोहर है, अगर है तो क्या वो सुरक्षित रहेंगे, उन पर किसी प्रकार का जो है कंपनी प्रोजेक्ट से कोई नुकसान होता है या नहीं होता है। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने वाले थे हमारे पूर्व वरिष्ठ साहित्यकार, लेखक, पूर्व प्रधान रारंग के हमारे आदरणीय भगत सिंह किन्नर जी। लेकिन उनका वीडियो हमने जो है जंगराम वैली के ऊपर और जंगी ठोपन परियोजनाओं के ऊपर और भाषा एवं संस्कृति विभाग और सरकार के ऊपर जो भी टिप्पणियां उन्होंने करनी थी, हमारे एक एपिसोड में जो आपको जो अपलोड किया, आप देख सकते हैं उन्होंने किस प्रकार से अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि हम प्रोजेक्ट के विरोध नहीं है, प्रोजेक्ट के जो है हम सरकार के जो सरकार हित का काम है उसके विरोध नहीं है, लेकिन जो अंडरग्राउंड टनल है उसके विरोध में। अगर ओपन टनल होता है, जैसे चाइना में, उन्होंने कहा कि चाइना में जो है एक ओपन टनल, विशाल जो है एक जो है ट्रैक के द्वारा जो है उसमें एक रेल की तरह बनाकर उसमें जो है एक परियोजनाओं को जो ओपन में लाया जाता है, अगर ऐसे लाते हैं तो हमें कोई ऐतराज नहीं। लेकिन अंडरग्राउंड टनल पर उन्होंने कहा कि वो एरिया पहले ही जो है रेगिस्तान है, और काफी पहले भी वहां पर सर्वे हो चुका है, लेकिन रेतीला एरिया है। तो मैं जितने भी इस एपिसोड से जुड़ेंगे और आगे भी इस पेज को देखेंगे, तो मैं निवेदन करता हूं कि अपनी प्रतिक्रिया किन्नौर के ऊपर, क्योंकि हम जंगराम वैली के ऊपर काम नहीं कर, हम पूरे किन्नौर के ऐतिहासिक धरोहर, आप चौरा से सुमरा तक के जो हमारे ऐतिहासिक धरोहर है, कई जगह किले हैं, कई जगह मंदिर है, कई जगह तालाब है, कई जगह कुएं हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि धीरे धीरे हम कंपनियों को यहाँ पसारते रहे और कंपनियां पांव पसारते रहे और हमारी जो धरोहर है धीरे धीरे लुप्त होते रहे। माना कि हम देश हित के लिए जो है काम कर रहे हैं, देश हित के लिए हम सब कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन बहुत सारी परियोजनाएं किन्नौर के अंदर में आ चुकी है। अब कितना जो है देश हित के लिए किन्नौर अपना जो बलिदान देता रहेगा, इस पर आज के लिए चर्चा में हमारे साथ उपस्थित है हमारे लेखक और शोधकर्ता और सामाजिक सेवक जो है, दोनों ही हमारे किन्नौर के आदरणीय पीके गलोंग जी और आदरणीय काशी नेगी जी, दोनों को मंच में बुलाता हूं। उसके बाद आपकी जो भी प्रतिक्रिया रहती है किन्नौर के ऐतिहासिक धरोहर पर किसी भी एरिया को जानने के लिए, चाहे वो मंदिरों से लेकर हो, चाहे फिर वो बौद्धिस्ट को लेकर हो, या फिर हमारे नदी नाले सतलुज के जितने भी जल जमीन के बारे में, जो भी हमारी ऐतिहासिक धरोहर है जिस पर हम जीते, जिस पर हम निर्भर रहते हैं, उसके बारे में जानना, तो हमारे कमेंट्स बॉक्स पर अपनी प्रतिक्रिया रखें और हमारे अतिथियों से आज के सवाल करें। लेकिन विषय हमारा रहेगा जंगराम सुमचो क्षेत्र का ऐतिहासिक एवं संस्कृत परिचय पर ही साहित्य परिचर्चा। तो मिलते हैं हमारे आज के अतिथियों से। काशी सर, आपका स्वागत है किन्नौर अब तक पेज में। बहुत बहुत धन्यवाद राम भगत जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत पहले भी आपने किन्नौर के कुछ चीजों पर, किन्नौर के जो आपका जो धार्मिक है या फिर ऐतिहासिक है, कुछ चीजों पर आप काम करते आ रहे हैं। वर्तमान में भी आप जो है एक बुक्स आने वाली है आपकी, तो उस पर भी आपके लिए बधाई। फिलहाल हम आज के अतिथि को भी बुलाते हैं, उसके बाद हम आपसे चर्चा करेंगे जी। गेलोंग सर नमस्कार, बहुत बहुत आभार, आपने समय निकाला।
बहुत बहुत धन्यवाद जी इस समय देने के लिए आपके लिए। जी आप दोनों अतिथियों का जो साहित्य के प्रति आप लोग किन्नौर में काम करें और ऐतिहासिक धरोहर को लेकर चाहे हम लोग आप लोग जो है काम करें, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। किन्नौर आप लोगों के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता है। तो चलिए, विषय हमारा यह है महोदय सर, मैं आदरणीय टाशी नेगी से ही एक बार जानना चाहूंगा कि ऐतिहासिक धरोहर पूरे का जो सुमरा से लेकर हमारा एक बार माइक ऑफ करेंगे, सुमरा से लेकर हमारा जो है चौरासी सुमरा तक बहुत सारे ऐतिहासिक धरोहर है। अभी वर्तमान में हमारा जो बहस रहेगा, वर्तमान में जो हमारा चर्चा रहेगा वो जंगराम वैली को लेकर है, क्योंकि जंगराम वैली में बहुत सारे पुरातत्व जो है ऐतिहासिक धरोहर है। शायद भाषा विभाग को पता या है नहीं है, ये इस पे मुझे पता नहीं, लेकिन आपको तो बहुत ज्ञान होगा आप दोनों को। तो चलिए आपसे से जानेंगे कि अनापत्तित प्रमाण पत्र दिया गया है भाषा विभाग ने काम करने के लिए भारत सरकार और एसजेवीएनएल को, इस पर आप क्या टिप्पणी कहेंगे? क्या वहां पर किसी भी प्रकार का धरोहर है या नहीं है? थोड़ा प्रकाश डाले सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद राम भगत जी। हाँ, ये जो भाषा विभाग की तरफ से जो ये पत्र मैंने भी फेसबुक के माध्यम से देखा, और उसमें इन्होंने लिखा हुआ था स्पष्ट कि भाई इस एरिए में जो है कोई भी पुरातात्विक वस्तु स्थल जो है नहीं है। राम भगत जी, इससे पहले कि मैं इस पर रोशनी डालूं, हमको ये समझना चाहिए कि भाई पुरातात्विक स्थल जो है, जो आर्कियोलॉजिकल प्लेसेस है, उसका सिंपल डेफिनेशन क्या है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि अतीत में जब मानव ने जो भी गतिविधियां मानव ने की है, उसको जब हम आज भौतिक अवशेष के रूप में पाते हैं तो वो पुरातात्विक स्थल हो जाता है। उसमें चाहे कब्रिस्तान है, उसमें चाहे गांव है, उसमें चाहे शहर है, जैसे हड़प्पा और सिंधु सिविलाइजेशन का। अच्छा, मुझे आश्चर्य इस बात का हुआ कि भाषा विभाग को ये मालूम नहीं है कि किन्नौर में, जहां हम जंगराम और शुमछो एरिया की बात कर रहे हैं, तो आप जानते हैं कि शुमछो जो है हमारे कानम, स्पीलो, लबरंग, इन 3 गाँवों का एक सामूहिक नाम है। ये तीनों गाँव बहुत ऐतिहासिक है, और इसी गाँव के कानम को मैं एक पुरातात्विक स्थल मानता हूँ। इसका कारण ये है कि मई 1948 में जब राहुल सांस्कृत्यायन जी किन्नौर भ्रमण पर आए थे राम भगत जी, तो वो कानम भी गए थे, और कानम में उनको कुछ खुदाई में कुछ जो है कंकाल मिलने का जिक्र लोगों ने किया था, और उस पर भी उन्होंने अपनी पुस्तक जो है किन्नर देश में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। तो अब हम इस घटना को जो राहुल जी ने अपनी किताब में लिखा है और आर्कियोलॉजिकल जो प्लेसेस है उसके डेफिनेशन को लेते हैं, तो वो स्थल भी उसमें आ जाता है, पुरातात्विक स्थल में आ जाता है, जहाँ पे ये अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो क्या मैं हैरान हूँ कि भाषा विभाग को ये मालूम नहीं था कि कानम में जो है इस तरह का अवशेष जो है 1948 में राहुल जी जिक्र कर गए हैं। किन्नर देश उनकी बहुत एक फेमस और वेल नोन बुक है, जो हम सभी ने उसको पढ़ा है, ठीक है। तो उसको वो जिक्र कर गए हैं और उसका नोटिस भाषा विभाग के पास नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं कि बौद्ध स्थल के रूप में। तो हम सभी जानते हैं कि भाई 9वीं 10वीं शताब्दी में जो है रिंचन जंगपो आए कानम में, और उन्होंने वहाँ पर कानम में भी जो है एक मोनेस्ट्री का निर्माण किया है। गेलोंग जी भी इस पर बहुत अच्छे से प्रकाश डाल सकते हैं। तो मुझे ये जान करके आश्चर्य हुआ है राम भगत जी कि शुमछो एरिया में या कानम गांव में जो अवशेष प्राप्त हुए, कंकालों के मिले या कुछ बर्तन मिले राहुल जी को, उसका जिक्र उन्होंने किया, और बाद में जो है उस पर ना तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उस पर कोई नज़र अपना जो है इनायत की, और ना ही भाषा विभाग ने। अच्छा, दूसरी बात, अब हम जंगराम और शुमछो एरिया से बाहर निकलते हैं। 2007 में मैंने खुद गेलोंग जी रोगी गांव से नीचे जो है एक रॉक पेंटिंग खोजा था। उसको मैंने जो है अपने लेवल पे उस टाइम पे जितना मैं कोशिश कर सकता था, उसको भी मैंने माना कि भाई ये भी एक ऐतिहासिक स्थल है, उसको भी कुछ नहीं हुआ। तो जब शुमछो एरिया में या जंगराम एरिया में कानम ही अकेला, देखिए कानम अकेला इस बात को प्रूव करने के लिए पर्याप्त एक गांव है जो पुरातात्विक अवशेष लिए आज भी जिंदा है। हाँ, ये बात ज़रूर है राम भगत जी कि हम किन्नौर के लोगों ने या हम लोगों ने इन चीज़ों को कभी, शायद मेरे विचार से मुझे लगता है कि हमने अमल नहीं किया इस बात पर।
कि यार सरकार का ध्यान इस तरफ ले लिया जाए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ध्यान इस तरफ ले लिया जाए, इस पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन ये कहना कि किन्नौर के अंदर जो है पुरातात्विक स्थल नहीं है, मेरे हिसाब से पूरी तरह से सही नहीं है। ठीक है, पुरातात्विक स्थल अब जब जंगराम और सुमचो एरिया के दूसरे इलाकों में आते हैं तो ठीक है, वहाँ पे चलिए उनको मान लिया कि पुरातात्विक स्थल नहीं मिलते हैं, लेकिन धरोहर तो बहुत है, ऐतिहासिक धरोहर बहुत है। आप रारंग में आइए, आप जंगी में आइए, आप लिप्पा में आइए, आप असरंग में आइए, आप कानम आइए, लाबरंग आइए, तो बहुत सारे ऐतिहासिक धरोहर है। मूरंग आइए तो वो भी हमारे धरोहर है। बेशक आप उसको या विभाग उसको जो है पुरातात्विक अवशेष के रूप में न माने, लेकिन कानम गांव इसका सबसे हमारा जो है एक बेस्ट एग्जाम्पल है। जी बहुत खूब। तो गेलोंग सर, आप अपनी टिप्पणी रखेंगे इस पर कि जैसे कि भाषा विभाग और पुरातत्व विभाग को शायद जानकारी नहीं है कि जिस प्रकार से जंगराम वैली में ऐतिहासिक धरोहर हमारे पूर्वज लोग अभी भी वहां पर मेले त्योहार मनाते आए, ऐसे बहुत सारे किले महाभारत के दौरान का अवशेष मिलता है, लेकिन उनके संज्ञान में नहीं है। और कंपनी को आने के लिए वहां पर एक विशेष तौर पर जो है अनापत्ति प्रमाण पत्र देते हैं, जाइए आप काम कीजिए। स्वागत है जी। मैं समझता हूँ कि जो प्रशासन ने जो अनापत्ति पत्र जारी किया है, उसका जो परिणाम है वो एकदम स्वतः नहीं आया है। ये हमारे किन्नौर वासी जो हम जागरूक लोग हैं, या पढ़े लिखे लोग हैं, या हमारे प्रशासक हैं, या हमारे नेता हैं, उनकी लापरवाही और उदासीनता का ये परिणाम है। एकदम से ये अनापत्ति पत्र नहीं आ सकता है कहीं पर भी। बिना किसी प्रशासन को से कंसल्ट किए, बिना किसी राजनीतिक व्यक्तियों से कंसल्ट किए ऐसे पत्र नहीं आ सकते। जहां तक भाषा इस अनापत्ति पत्र का ये सवाल है, मैं समझता हूँ ये सरासर झूठ है। राशि जी ने भी बहुत सुंदर ढंग से इसकी व्याख्या की है। हम किन्नौर को यदि हम सांस्कृतिक धरोहर के रूप में या ऐतिहासिक धरोहर के रूप में इसको अध्ययन करते हैं, तो मुख्य रूप से हम इसको तीन चरणों में इसका डिवीजन कर सकते हैं। एक है लगभग 2 शताब्दी ईस्वी पूर्व। उस समय हमारे जितने भी किन्नौर हैं, खासकर जंगराम, शुमसो और गिन्नम, ये जो 3 एरिया थे हमारे, ये सबसे किन्नौर के प्राचीनतम गांवों में से एक है। और वहां की जो संस्कृति थी, उस संस्कृति को कहते थे मेगालिथिक कल्चर, महापाषाणिक संस्कृति। उसके अवशेष हर जगह विद्यमान है। आप जंगराम जाइए, चाहे आप गिन्नम जाइए, चाहे शुमसो जाएंगे, यहाँ तक कि हंगरंग बेल्ट में भी इसके अवशेष मिल रहे हैं। चाहे वो कब्रगाह हो, चाहे वहां पर रॉक पेंटिंग से राशि जी ने कहा था, तो ऐसे 2-3 पेंटिंग मैंने भी देखे हैं जो ऐतिहासिक दृष्टि से 2री या 3री शताब्दी पूर्व की है। तो इन साक्ष्यों के आधार पर भी यदि अब भाषा अकादमी ये कहता हो कि यहाँ पर कोई ऐतिहासिक मूल्य के कोई भी साक्ष्य नहीं है या कोई धरोहर नहीं है, तो ये सरासर झूठ है और किन्नौर वासियों को बेवकूफ बनाने का ये तरीका है। और हमारी जो जनजातीय हमारी पहचान है, उसका अपमान है। किन्नौर के कल्चर्स विशेषकर हम देखते हैं कि हमारी सांस्कृतिक मूल्यों के बारे में, तो यहाँ पर हम बौद्ध धर्म के अनुसार ही देखते हैं, खासकर अपर किन्नौर में। मगर बौद्ध धर्म से पहले भी यहाँ का जो कल्चर था, उसको बोलते हैं प्री बुद्धिस्टिक सोसाइटी जो थी, उसके भी अवशेष हमारी जगह हर जगह विद्यमान है। जितने मोनेस्ट्री बने हैं, वो मोनेस्ट्री लगभग हमारे महानतम अनुवादक में से एक रिंचेन जंगपो जी, जिसे लोजावा भी कहते हैं, उन्होंने लगभग 1000 साल पहले इन्होंने मोनेस्ट्रीज की स्थापना की थी किन्नौर में। चाहे रिब्बा हो, शुमसो बेल्ट हो, जंगराम बेल्ट हो, हंगरंग बेल्ट हो, सारी जगह उन्होंने मोनेस्ट्री बनाई थी। तो क्या वो ऐतिहासिक धरोहर नहीं है? क्या वो चीज वो हजारों साल पुराने हैं, क्या ऐतिहासिक धरोहर नहीं है? दूसरा है कि हम प्री बुद्धिस्टिक सोसाइटीज हैं। जो हमारे आजकल की जो मंदिर हैं, देवी देवताओं के मंदिर हैं, जिसे हम मंदिर कह रहे हैं, वो प्री बुद्धिस्टिक टाइम के ही अवशेष हैं। ये सबसे बड़ी गलतियां हम यहाँ कर देते हैं कि हम जीर्णोद्धार के नाम पर या एक रिनोवेशन के नाम पर जो हम ऐतिहासिक मूल्य की जो इमारतें हैं या किला है, मंदिर है, इसको नया बना रहे हैं, उससे ऐतिहासिक महत्व खत्म हो जाता है। जैसे मान लीजिए
आपके लावरंग का किला है, मोरंग का किला है, सापनी का किला है, ये ऐतिहासिक मूल्य के हैं। उसको वैसे ही रहने देना चाहिए, चाहे वो टूट फूट क्यों नहीं रहा हो। म, जैसे मोरंग का किला है, बहुत ऐतिहासिक है, मगर इसको रिनोवेट कर देंगे तो ऐतिहासिक मूल्य इसके खत्म हो जाते हैं। जैसे देखिए, हड़प्पा संस्कृति के जितने भी इस खंडर हैं, आज खंडर पड़े हुए हैं, उसका ऐतिहासिक मूल्य है। यदि हम उन्हीं खंडरों पर एक नया भवन बना लेते हैं, एक नया शहर बना लेते हैं, इतिहास खत्म हो जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय देख लीजिए, विक्रमशिला देख लीजिए, तो सारे के सारे जो धरोहर है हमारे ऐतिहासिक, वैसे के वैसे पड़े हुए हैं। हमें रिनोवेट नहीं करना चाहिए, उसका संरक्षण करना चाहिए। तो हम रिनोवेशन कर लेते हैं, संस्कृति खत्म हो जाती है। और हमारे यहाँ पर किन्नौर में एक और सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे अधिकतर लोगों को यही नहीं पता है कि हमारा किन्नौर जो है वो एक शेड्यूल्ड एरिया है। शेड्यूल्ड एरिया में हमें कई तरह के प्रोटेक्शंस मिलते हैं। हम कभी भी किसी हमारे अपने जनजातीय जमीन को किसी नॉन ट्राइबल को हम नहीं दे सकते। ये शेड्यूल्ड एरिया में आता है। दूसरा आता है, हमारे यहाँ पर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं या संस्थाएं हैं, जैसे बैंक हैं, बिना गवर्नमेंट के लाइसेंस के यहाँ पर हमारी जमीन को मॉर्गेज करके उस पर लोन नहीं दे सकती है। नॉन ट्राइबल को जमीन हस्तांतरण नहीं कर सकते हैं हम, स्पष्ट रूप से लिखा गया है। और शेड्यूल्ड एरिया में ये भी नोटिफिकेशन है कि यहाँ का जो डीएम हो, चाहे आपको डिप्टी कलेक्टर ही क्यों ना हो, प्रशासक का जो हेड है वो ट्राइबल ही होना चाहिए। मगर यहाँ होता कहाँ है? जब प्रशासन का जो हमारे पास नेतृत्व ही नॉन ट्राइबल्स हो तो हमारी बातें कहाँ सुनेगा वो? जहां तक प्रशासन की बातें हैं, जो ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, भाषा अकादमी ने बिना टीएससी मेंबर के सलाह के कैसे दिए? और जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उस प्रोजेक्ट्स में बिना किसी अ, राजनीतिक व्यक्ति के या प्रशासन के इन्वॉल्वमेंट के या टीएससी मेंबर के इन्वॉल्वमेंट के ये संभव नहीं है। और जो हम लगातार आप नॉन ट्राइबल्स को दे रहे हैं, जमीन दे रहे हैं, और कंपनीज या प्रोजेक्ट्स को हम जमीन दे रहे हैं, धीरे धीरे हम अपने अस्तित्व के लुप्त होने के कगार पर हम पहुंच रहे हैं। तो अभी हम ये ना जागेंगे तो आने वाले समय में शायद किन्नौर एक इतिहास का विषय रहेगा, हम उसमें नहीं रह पाएंगे। तो अच्छा है आपने इस विषय को उठाया है, और हमें जितना जल्दी हो सके इन चीजों पर कानूनी रूप से और संवैधानिक रूप से हमें लड़ना चाहिए गवर्नमेंट से। और मैं ये देखता हूँ, जो हमारी भाषाएं हैं, देखिए हमारे जितने भी गांव हैं, जो खासकर किन्नौर के जितने भी गांव से हैं, माउंटेनियस एरिया में, पर्वतों पर विराजे हुए हैं। यदि हम उन माउंटेनियस के नीचे से टनल खोदते हैं, सुरंग खोदते हैं, तो हमारे पूरा का पूरा देखिए 90% से ऊपर हमारा जो हम जमीन पर, खेती बाड़ी पर हम आश्रित हैं। हमारा पूरा का पूरा जो नगदी फसल उन जल स्रोतों पर निर्भर है। ये जो सुरंग हम खोद देते हैं, जल स्रोत सूख जाएंगे तो पर्वतों पर हम पानी कैसे पहुंचा पाएंगे? हमारे खेत खलियान सूख जाएंगे। हमारी आने वाली पीढ़ी का अस्तित्व लगभग खतरे में है, और लगभग हम तबाही के कगार पर है। हमें जितनी जल्दी हो सके इस तबाही को रोकना चाहिए। हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे साथ आज जो अतिथि है, दोनों ही साहित्य से जुड़े साहित्यकार, शोधकर्ता है, किन्नौर के अंदर बहुत बेहतरीन काम करते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि किन्नौर जनजातीय क्षेत्र में आता है, और उन्होंने कहा कि यहाँ पर ट्राइबल हमारा एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, ट्राइबल से हमारा एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, और बिना टीएसी के, बिना किसी जो है पंचायत या अन्य किसी सदस्यों के से जो है भाषा विभाग जो है अनापतित प्रमाण पत्र या अन्य विभाग भी अनापतित प्रमाण पत्र नहीं दे सकता। तो हमें जागना होगा, क्योंकि हमारे जो ट्राइबल एक्ट के बहुत सारे अपने नियम है जो हमारे हक हकूक को जीवित रखता है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी को श्रेय मिल रहा है। और क्योंकि करछमंगतों का भी ऐसी हाल था, हमने झेला है कि वहां पर भी हमारे जो बुद्धि लोग जो थे वो जो है आगे बढ़ नहीं पाए, उनके ऊपर जो है दबाव बन पाया, और धीरे धीरे वो हम जो संघर्ष है बिछड़ गया, और जो है एक टाइम आ गया कि प्रोजेक्ट चल पड़ा। लेकिन जंगराम वैलियों में अभी सामर्थ्य है, अभी उनके पास बहुत सारी जो है शक्ति है, किन्नौर का पूरा साथ है, और ऐसे ही हमारे साहित्य और लेखकों का भी उनके पास, उनके साथ साथ बना रहेगा, और बहुत सारी जानकारी उन तक पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। तो ताशी सर आपके पास आएंगे, हमारे पास एक सवाल आया है यहाँ पर। चलिए हमारे
सुंदर नेगी जी कहते हैं कि जंगी जंगी थोपन प्रभावित क्षेत्र में अभी 6 पंचायतें हैं, कानम, पीलो, मोरंग, जंगी, आकपा और रारंग। भाषा और संस्कृति विभाग इस पूरे क्षेत्र में कहीं भी किसी प्रकार के अवशेष, ऐतिहासिक स्मारक आदि होने से मना कर रहा है। इसी तरह से मुझे लगता है कि हमारे किन्नौर के इतिहास को ऐसे नजरअंदाज कर रहा है। मैं सभी बुद्धिजीवियों से निवेदन करूंगा कि आप सभी इस पर चर्चा करें, आरटीआई या किसी और पुख्ता माध्यम से लोगों को जागरूक करें। तो टाशी सर, इस पर हमारा और आप थोड़ी सी और गहन जो है विषयों को और डीपली बताएं कि किन किन मेले, त्योहार, तीज त्योहार भी आप बताएं, क्योंकि वो भी धरोहर में आते, तभी तो हमने संजोए है। हम पर्वतों में रहते हैं, जैसे हमारे मुख्य अतिथि जी कह रहे हैं कि हम पर्वतों से वास है, पर्वतों से हमारा वास्ता है। अगर पर्वतों तक पानी नहीं जाएगा और हमारे जो है सूख जाएंगे, नमी चला जाएगा। तो थोड़ा सा आप इस पर प्रकाश डालें, तीज त्योहार से लेकर और जो वहाँ के हमारे अन्य जो धरोहर है उस पर प्रकाश डालें। क्यों जो है भाषा विभाग जो है इस ओर ध्यान नहीं दे रही है? खासकर भाषा विभाग ही जो है पूरे संस्कृति और सभ्यता को, हमारे जो है इंसान को आपसे जोड़े रखते हैं। अगर भाषा विभाग ही हमारे साथ जो है तो ऐसा काम करे, तो फिर कैसे हमारा जो है जो एक समाज जीवित रहेगा? तो इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। राम भगत जी, आपने आज का जो विषय लिया है बहुत व्यापक विषय है। देखिए, मैं अपनी बात आगे रखूं इससे पहले मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अब समय आ गया है कि हम किन्नौर के सभी लोगों को, खासकर जो युवा साथी हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, अपने किन्नौर के इतिहास, अपने किन्नौर की संस्कृति और अपने किन्नौर के जो धरोहर हैं उनका अध्ययन करना चाहिए। देखिए, जहाँ तक आपने अभी मुझे प्रश्न किया राम भगत जी कि भाई जंगराम और सुमछोई का जो क्षेत्र है इसमें कौन कौन से ऐसे धरोहर हैं, धरोहरों को लेकर बात करने से पहले मैं आपको एक ख़ास चीज़ की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि हमारा जो किन्नौर है, हमारा ये किन्नौर जो है विशेष क्यों है, अद्भुत क्यों है, अतुलनीय क्यों है। देखिए, हम आज बाहरी संस्कृति के प्रभाव में चले जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारे किन्नौर में कुछ चीज़ें ऐसी हैं राम भगत जी जो हमें ये बताता है कि हम एक बहुत प्राचीन सभ्यता के जनक हैं और आज भी हैं। और उनमें से कुछ चीज़ों को आज भी हमने संरक्षित करके रखा हुआ है, और उस पर दो चीज़ों पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। नंबर 1 है पेड़ और नंबर 2 है पाषाणों की पूजा। देखिए, गेलोंग जी भी हमारे बीच में बैठे हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, इतिहासविद भी है ये, कि पाषाणों की पूजा एक बहुत प्राचीन पद्धति थी। आज से 3000 ईसा पूर्व पहले जब हम पश्चिम एशिया की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत सभ्यता जो है पनपी थी, जिसको हम लोग मिस्र की सभ्यता के नाम से जानते हैं। नील नदी के किनारे ये सभ्यता जो है उस देश में पनपी थी, आज से 3000 ईसा पूर्व लगभग के आसपास। और वहाँ का जो पिरामिड है, वहाँ का जो पिरामिड बना हुआ है, वो आज भी विश्व के लिए एक अजूबा है। और वहाँ उस सभ्यता ने जिस चीज़ की पूजा की वो थी नेचर की। सूरज को रा बोल करके उन्होंने पूजा किया और प्रकृति को उन्होंने अलग अलग रूपों में पूजा की, और वहीं से मुझे लगता है कि आध्यात्मिकता का जो प्रवाह है उन लोगों में पनपा होगा। इसी तरह की जब हम पाषाणों की पूजा की बात करते हैं तो अब आप आइए किन्नौर में। देखिए, किन्नौर में भी अभी भी हम लोग जो है कई पाषाणों की पूजा करते हैं। मैं मंदिर या मैं किसी देवता की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ पाषाणों की। आप आ जाइए यहाँ पे असरंग गांव में आइए, आप आइए रारंग गांव में, आप आइए यहाँ ये लिप्पा में, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे पाषाण हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि असरंग के साथ एक गांव आता है, उसका नाम है तोकतो, और तोकतो में वहाँ पर एक बड़ी सी एक चट्टान है, गेलोंग जी भी गए होंगे, जिसको काली ठोल करके बोलते हैं। तो लोगों की आस्था उसमें भी है। इसी तरह से जब आप जंगी गांव आते हैं तो जंगी गांव में देवता यंगमायुंग जी के मंदिर के साथ ही एक पाषाण है जिस पर लोगों की आस्था है। ये बहुत छोटी बात है सुनने के लिए राम भगत जी, लेकिन एक बहुत ही प्राचीन सभ्यता का ये इशारा उस तरफ करता है। तो ये क्या हमारे धरोहर नहीं है? ये क्या हमारी संस्कृति की पहचान नहीं है? अच्छा, उसके बाद आते हैं हम लोग पेड़ों की तरफ, वृक्ष की तरफ। तो वृक्षों में देखिए आप असरंग गांव में ही एक पेड़ है जिसको कंडुक शुरगु के नाम से जाना जाता है।
अब थोड़ा उसमें लोगों की आस्था कम हुई है, लेकिन कहते हैं कि पहले जो है इस पेड़ रास्ते से आते जाते जो है इस पेड़ की टहनियों को तोड़ करके कुछ मान्यता, कुछ इच्छा वगैरह या कुछ विशेष जो है वो मांगे जाते थे। उसी तरह से जो है आप लिप्पा में भी ऐसे ही एक पेड़ मिलेगा, आप सुमछो एरिया में कुछ पेड़ अभी भी ऐसे मिलेंगे। फिर हमारी एक और बहुत ही खूबसूरत और आकर्षित करने वाला एक और कल्चर है, वो है हमारे निचले किन्नौर में उसको हम बोलते हैं कॉटंग्स, और आपकी तरफ या सुमछो एरिया में उसको बोलते हैं शकुरी, पत्थर का चबूतरा बनाना। तो ये एक ऐसी प्राचीन पद्धति है जो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है, जितना मैं समझ पाया हूँ, कि विश्व के दुर्लभ संस्कृतियों में से एक है। मिस्र की सभ्यता में पिरामिड बना करके उनके मृतकों को याद किया जाता था, और वैसे ही हमारे किन्नौर में देखिए कई जगह ये कॉटंग्स या शकुरी जो बनाने की परंपरा है, ये भी हमारे पितरों की याद में ही बनाए जाते हैं। ठीक है रामभगत जी, तो ये देखिए कितने खूबसूरत एग्जाम्पल है, मैं ब्रीफ शॉर्ट में आपको ये बता रहा हूँ। उसके बाद आप आइए धरोहरों की बात। हमारे पास धरोहरों में सुमछो और जंगराम एरिए में लाबरंग का मूरंग का किला आता है। तो ये किला जो है धरोहर है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले गेलोंग जी ने कहा कि ये हमारे धरोहर है आज से 1000 साल पहले। तो ये किला ऐसे ही नहीं बने हैं, इनके बनने के पीछे अपना एक इतिहास रहा है। पश्चिम तिब्बत में जब गुगे साम्राज्य कमज़ोर पड़ गया, यशे औद के मृत्यु के बाद जब गुगे साम्राज्य कमज़ोर पड़ गया, ठाकुरशाही या छोटे छोटे रूलर्स का जो है शासन वो आरंभ हुआ। उन्होंने जो है वो ठाकुरशाही का दौर शुरू हो गया, और उसी दौरान में वो किले जो है बने हुए हैं। उनके पीछे एक पूरा का पूरा इतिहास है। आप लाबरंग के किले को देखिए, बाहर से देखिए, अंदर जाकर के आप देखेंगे तो उसमें प्रोटेक्शन का, उसमें गांव को प्रोटेक्ट करने का, अपने आप को प्रोटेक्ट करने का, हथियारों को तीरंदाजी या तीर बाहर कैसे फेंकना है, उसके लिए सारे वो जगह बने हुए हैं। तो ये बहुत सुंदर एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए हैं कि ये सारे हमारे ऐतिहासिक धरोहर है। अफसोस की बात ये है कि हमने और या एडमिनिस्ट्रेशन ने या भाषा एवं संस्कृति विभाग ने इस और कभी ध्यान नहीं दिया। इसके बाद बात करते हैं हम लोग महानुवादक जो है रतनभद्र जी लोचावा, जिनको हम बोलते हैं। देखिए ये यशे औद के जो है आध्यात्मिक टीचर रहे। इन्होंने किन्नौर में जो है कई जगह, अभी गेलोंग जी ने भी कहा कि भाई कई जगह इन्होंने जो है छोटे छोटे गोम्पास बनाए, उनमें से एक अभी भी कानम में है, अभी भी कानम में वो है। हमारे गांव बल्कि कल्पा में भी था, तो वो 1959 में जल गया दुर्भाग्य से। रिब्बा में उन्होंने बनाया। उसके बाद जो है उनसे जुड़ी हुई एक बहुत ही खूबसूरत किंवदंती या जनश्रुति जो है रारंग गांव में है। जब वो रिब्बा से जंगाकारिक विद्या से उड़ करके जो है चंतारंग नामक जो चोटी है रारंग गांव से ऊपर, वहाँ वो पहुँचे। उसके बाद रारंग गांव के जो है यनबोरस जो वंश की किसी लेडी ने या परिवार ने उनको जो है स्वागत सत्कार किया। ये सारे जो कहानियाँ हैं, ये जो सारे जो जनश्रुति है, ये जो मोनेस्ट्रीज़ हैं, ये जो किले हैं, ये बहुत कुछ इतिहास को बयान कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यही है कि इस पर बहुत ज़्यादा व्यापक शोध नहीं हो सके हैं। बहुत ज़्यादा जो है ना तो भाषा विभाग ने या संस्कृति विभाग जो भी है, इन्होंने कभी ध्यान दिया है, ना एडमिनिस्ट्रेशन ने ध्यान दिया है। और मैं ऐसा भी मानता हूँ, मैं निसंकोच कहना चाहता हूँ कि हम किन्नौर के लोगों ने भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया, इस तरफ ध्यान नहीं दिया। अगर हमने, मैं कानम का एग्जाम्पल देता हूं, अगर 1948 में जब राहुल सांस्कृत्यायन जी ने कानम में जो है कंकालों के मिलने की बात कही थी, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे का जो ऑफिस है वो तो भारत में 1863 में जो खुल चुका था, कनिंघम के टाइम में वो काम करना शुरू कर दिया था। तो 1948 में तो देश भी आज़ाद हो गया था, तो उस समय वो किसी के जहन में क्यों नहीं आया? अब 75 साल होने को आए, तो उस समय तक वो अभी तक वो जहन में क्यों नहीं आया कि भाई क्यों ना जो कानम गांव में जो ये अवशेष मिले हैं, इनको पुरातात्विक स्थल घोषित करके इन पर शोध किया जाए। वो अभी भी जो है काल के अंधेरे में दबे हुए हैं रामभगत जी, अभी भी काल के अंधेरे में दबे हुए हैं। ठीक है। और रही बात त्योहारों की, तो त्योहारों पर तो बहुत, ये तो बहुत वास्ट विषय है। लेकिन सुमछो हो, जंगराम हो, हमारे यहाँ पे जो है कुछ त्यौहार ऐसे हैं जिनको मैं मानता हूँ कि ये हमारे बहुत प्राचीन त्योहारों में एक है, जिसमें एक है उख्यंग।
तो उख्यांग में देखिए हम लोग फूलों की पूजा, फूलों को ला करके, फूलों से हमारे इसकी शुरुआत होती है। इसके पीछे बहुत सुंदर इतिहास है। इसी तरह से जंगी गांव में रंगकोरेमचिम होता है। रंगकोरेमचिम मतलब पहाड़ों में जा कर के उनकी पूजा करना, वहाँ पे सावनियों की पूजा करना, ये बहुत दुर्लभ दुर्लभ जो है संस्कृति के पार्ट्स हैं, और यही सब हमारे धरोहर हैं। अफसोस कि हमारी जो युवा पीढ़ी है, हमारी जो सरकारें हैं, हमारे जो संबंधित विभाग है, इस पर मौन बैठे हैं। कोई योजना ऐसा नहीं है गेलुंग जी जो कि भाई कहे कि भाई आइए इस पर जो है शोध कीजिए, इस पर और अधिक ध्यान दीजिए। तो अगर हमने ये पहले ध्यान दिया होता तो कानम में जो है वो पुरातात्विक स्थल घोषित हो चुका होता, और जितने भी ये पाषाण जिनकी हम पूजा कर रहे हैं, इनको जो है ऐतिहासिक धरोहर बना करके घोषित किया जा चुका होता। लेकिन शुक्र है कि हमारे पूर्वजों का या अभी भी जो हम लोग बचाए हुए हैं इन चीज़ों को। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है राम भगत जी कि अगर हमने इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया तो ये शायद ख़त्म हो जाएगा और कल को हम ढूंढते फिरेंगे। अच्छा, इसी तरह से मेले और त्योहारों की जब हम बात करते हैं, उसके बाद निकल के आते हैं तो हमारा डायलेक्ट्स, अभी गेलुंग जी ने कहा भाषा कि अब शुमछो में जो भाषा बोली जाती है उसको थैबरस्कत, हम नीचे जो किन्नौर के लोग हैं थैबरस्कत के नाम से जानते हैं। जंगराम और शुमछो में जो बोली है वो लगभग सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। उसकी खूबसूरती देखिए, उसका ऐतिहासिक महत्व क्या है, इतना खूबसूरत ऐतिहासिक महत्व है। उसके अपने ग्रामेटिकल फीचर्स हैं, इतने पुराने लैंग्वेज के वो पार्ट्स हैं कि उसका अभी तक कोई स्टडी नहीं हो पाया है। तो क्या ये सब ऐतिहासिक धरोहर नहीं है? तो जहाँ आधुनिकीकरण होगा राम भगत जी, तो ये सब चीज़ें डिस्टर्ब होंगी, चाहे वो भाषा है, चाहे वो हमारे ऐतिहासिक धरोहर है, चाहे हमारे कल्चर है, संस्कृति है, वो सब डिस्ट्रॉय होंगे। ज़रूरी इस बात की है आज कि इन पर शोध किया जाए, इन्हें संरक्षित करने के लिए शोध। मैं और गेलुंग जी जैसे हम तो लिख रहे हैं, पिछले पता नहीं गेलुंग कितने टाइम पहले, हम शायद 20, 22, 25 साल पहले गेलुंग जी और मैं मिले थे कल्पा में, तब हम लोग छोटा छोटा लिखते थे कुछ। आज हम फिर दोबारा देखिए इसी मंच पे मिले हैं, तब से लेके अब तक लिख रहे हैं। लेकिन एक सच्चाई है राम भगत जी, हमें कभी भी ना तो विभाग ने, ना प्रशासन ने, ना किन्नौर के किसी प्रबुद्धजन ने ये कहा कि भाई चलिए जी आप आगे आइए, हम आपके साथ हैं। ये तो हम रुचि कह लीजिए या अपने किन्नौर से प्यार कह लीजिए, हम इसमें अग्रसर हैं। तो अभी मैं इस आपके मंच से यही कहना चाहूँगा कि इसमें किन्नौर के सारे लोगों को, न केवल सिर्फ जंगराम वैली या सुमछो, सभी लोगों को आगे आना होगा जी। अपने संस्कृति के, अपने धरोहरों को संरक्षित करने के लिए जो भी प्रयास किए जा सकते हैं उनको करना चाहिए। जी जी, बहुत बहुत आभार। बहुत बेहतरीन प्रस्तुति के साथ यहाँ पर हमारे आज के अतिथि टाशी नेगी जी ने कहा, और कहीं ना कहीं जो है जिम्मेदारी हमारी भी बनती थी, लेकिन हम जनजातीय क्षेत्र में रहते हैं, हमारे पास इतना समय नहीं रहता है, हमारे को शिक्षा में, बाग बगीचे में, खेती में, किसानी में इतना समय नहीं रहता है, और हम बंधे हुए रहते हैं हर चीजों में। तो क्या हमारी ही कमी आ रही है? पुरातत्व विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार और भाषा विभाग को जो है समझाने में कि यहाँ पर आइए, काम कीजिए, या किसी जो शोधकर्ता को भेजिए, तो या फिर या पुरातत्व विभाग, हिमाचल प्रदेश भाषा विभाग की कमी रही है कि उन्होंने इस प्रकार के जो है किन्नौर पर शोध करने का विचार नहीं किया, या फिर यहाँ पर शोध के लिए कोई इन्वेस्ट के लिए उन्होंने जो है किसी लेखक को चुना नहीं, या फिर किसी जो अधिकारी है उनको बताया नहीं। तो कहीं ना कहीं तालमेल नहीं है, लेकिन इसकी खामियाजा हम भुगत रहे हैं। लेकिन अब जो हमारे लेखक, इन्होंने कहा कि 20-25 साल से हम लिख रहे, हमें आगे मौका मिला नहीं, फिर भी हम लिख रहे, प्रेम है। तो इस पेज के द्वारा हमारा यही मकसद है कि हम आपके समक्ष उन शोधकर्ताओं को लेकर आ रहे हो, किन्नौर के विषयों को बता रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि यहाँ पर जनजातीय क्षेत्र में रहते हैं, जनजातीय क्षेत्र में रहते हैं तो आखिर किसका हकूक चल रहा है, क्योंकि यहाँ पैसा एक्ट भी है, ट्राइबल एक्ट भी है। तो फिर भी ये बिना टीएसी मीटिंग के और बिना शासन प्रशासन जो हमारे किन्नौर के जो है जो अधिकारी ना होने से जो है प्रमाण पत्र मिल रहा है, अनापत्ति प्रमाण पत्र, ये कैसा हो रहा है? तो आदरणीय गेलोंग जी से जानेंगे। और आपके लिए एक सवाल भी आया। सबसे पहले महोदय जी, ऐतिहासिक धरोहर को हम छोड़ देते हैं, चलिए अब ऐतिहासिक धरोहर पर मान लेते हैं कि अनापत्तित प्रमाण पत्र मिल गया। आपके पास जो है हमारे अकपा साइड में शायद सिंचाई विभाग का 200 साल पुराना बना हुआ एक पीडब्ल्यूडी सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस है।
उस गेस्ट हाउस को जो है समर्पित कर दिया है एसजेवीएनएल को। हम कहते हैं कि हमारे पास पैसा एक्ट है, हम कहते हैं कि हमारे पास ट्राइबल एक्ट है, तो किस एक्ट के द्वारा जो है, ना तो ग्राम सभा के द्वारा शायद पूछताछ किया होगा, ना प्रधान प्रधान या किसी के द्वारा, तो वो कैसा वो जो उनको जो है ट्रांसफर किया है। और जैसे कि आप कह रहे हैं कि यहाँ हम जमीन को बेच नहीं सकते, लेकिन सरफेसी एक्ट बोलते हैं कि सरफेसी एक्ट के द्वारा जमीन लिया जा सकता है। तो गेलम जी थोड़ा सा विस्तार से, क्योंकि किन्नौर के लोगों को कहीं ना कहीं सरफेसी एक्ट हो गया, ट्राइबल एक्ट हो गया और पैसा एक्ट हो गया, तो ये तीनों तो काम नहीं कर रहे, तो यहाँ पर तो राजनीतिक प्रेशर काम कर रहा है। गिलोंग सर। मैं समझता हूँ कि हम किन्नौर में, एक तो मैं करेक्शन करना चाहूंगा कि जनजातीय क्षेत्र नहीं है किन्नौर, अनुसूचित क्षेत्र है। जनजातीय क्षेत्र हमारे देश में सिर्फ 4 ही हैं, बाकी हम जो किन्नौर है, चंबा पंगी बरमौर है और लाहौल स्पीति है, वो अनुसूचित क्षेत्र में आता है। इसे जनजातीय क्षेत्र नहीं कहा जा सकता है। और यहाँ पर हमारे पास पैसा एक्ट भी है और टीएससी है भी, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल भी हमारे पास है। बिना राजनीति के शामिल हुए, चाहे हमारे कोई भी दल हो सरकार के, उनके इन्वॉल्वमेंट के बगैर आप किसी को जमीन हस्तांतरित कर दें, ये संभव ही नहीं है। जबकि आपके 5th शेड्यूल में ये लिखा है कि आपके टीएससी मेंबर्स हैं, टीएससी कमेटी हमारे पास है, उससे अप्रूवल लेना पड़ेगा, नंबर 1। दूसरा ये कहते हैं किसी भी बैंक को यहाँ पर जमीन को गिरवी रखने के लिए, किसी कर्ज के लिए, तो उसे गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। और आज हम, मेरे पास जितने आरटीआई हैं पास, उसके अनुसार देखें तो किन्नौर में किसी भी बैंक के पास, हमारे किन्नौर में जमीन गिरवी रखने के कोई लाइसेंस नहीं है। और फिर भी हमारे यहाँ पर जमीन गिरवी रखी जा रही है और नॉन ट्राइबल्स को जमीन दी जा रही है। तो ये सब प्रशासन की इन्वॉल्वमेंट है। प्रशासन को कई बार पत्र लिख चुका हूँ। हाँ, यूं कहिए कि 10-15 सालों से लगातार प्रशासन से उलझा हुआ हूँ, मगर प्रशासन से सिर्फ जवाब आता है, मगर वो जवाब जो होता है बिल्कुल अस्पष्ट होता है, जलेबी की तरह होता है। और कभी कभी लगता है उन्हें समझ नहीं आता, कभी ऐसा लगता है कि वो समझना ही नहीं चाहते। तो ये सारे सारे राजनीतिक इच्छा शक्ति के बगैर संभव ही नहीं है। यदि हम कानून या हम पैसा एक्ट या किसी संविधान के अनुसार बात करना चाहेंगे तो ये गलत होगा। इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप 100% इसमें है। तो यदि हम हमारे अपने अधिकार में, संवैधानिक अधिकार मिला है मेरे पास, एक टीएससी एक काउंसिल हमारे पास है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है, तो उसके मेंबर्स क्या कर रहे हैं, वो कैसे अप्रूवल दे रहा है इन चीजों को। यदि हमारे हिमाचल प्रदेश के लैंड रेगुलेशन एक्ट है, उसमें भी चेंजेस ला रहे हैं, तो बिना टीएससी मेंबर काउंसिल के वो कैसे कर रहे हैं। या टीएससी मेंबर, टीएससी कमेटी में, काउंसिल्स में हमारे किन्नौर से वो लोग जा ही नहीं पा रहे हैं जो जागरूक हैं, या पढ़े लिखे हैं, या किन्नौर के बारे में सोचते हैं। हमने क्या किया, किन्नौर में राजनीति को सिर्फ ठेकेदारी से ऊपर सोचा ही नहीं है। यदि हम आने वाले समय में भी ऐसा ही सोचते रहेंगे, राजनीति को ठेकेदारी से ऊपर सोचना है, तभी हम किन्नौर को बचा सकते हैं, वरना नहीं बचा सकते हैं। रही बात सरफेसी एक्ट की, सरफेसी एक्ट एक्चुअल में बहुत पावरफुल एक्ट है, उसमें कोई शक नहीं है। इसमें डिप्टी कमिश्नर को बहुत पावर दिया हुआ है, किसी भी प्रॉपर्टी को लोन के एवज में गिरवी रखने का या नीलाम करने का दिया है अधिकार। मगर क्या किन्नौर में जब उनके पास जमीन गिरवी रखने का अधिकार ही नहीं है, लाइसेंस ही नहीं है, तो सरफेसी एक्ट की बात ही नहीं होती है। इस बारे में कौन कुछ कह रहा है, कोई नहीं कह रहा है। अब हमारे किन्नौर में ही 2 दिन ऐसे केसेस भी हैं कि हमने अपने जमीन या अचल संपत्ति को किसी नॉन ट्राइबल को ट्रांसफर कर दिया है। अच्छा, उसमें एक व्यक्ति है जिनका मैं नाम लेना चाहूंगा, डॉक्टर किशोरी लाल नेगी जी है। उन्होंने इस मुद्दे को बहुत ही उच्च स्तर तक उठाया भी है और माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन भी है। अब उनके पक्ष में कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग हैं किन्नौर में जो डॉक्टर किशोरी के साथ खड़े हैं? कोई भी नहीं। अब जमीन उनकी नहीं है, ना जमीन मेरी है, ना जमीन आपकी, ना जमीन उनकी है। मगर यदि यहाँ ऐसा सक्सेसफुल हो जाता है कि किसी नॉन ट्राइबल को हम जमीन दे रहे हैं, तो कल क्या होगा कि नॉन ट्राइबल किन्नौर में आ जाएंगे और हमारे बच्चे उनके नौकर होंगे। ये ऐसे कई जगह हो चुका है। तो ये दौर भी हमारे से बहुत दूर नहीं है, अभी आने वाला है।
और जहां तक मैंने यहाँ किन्नौर के बारे में जो रिसर्च या शोध किया, जो काम मैं कर रहा हूँ, उससे मुझे ये अंदेशा है कि आने वाले समय में किन्नौर में एक और मुसीबत खड़ी होने वाली है। वो मुसीबत ये है कि प्रशासन ये कहेगा कि किन्नौर में तो जनजाति ही नहीं है, और वो गलत भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे जिला डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के किसी भी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में अनुसूचित जाति है ही नहीं, न अनुसूचित जनजाति है ही नहीं। जब रिकॉर्ड्स में अनुसूचित जनजाति नहीं है तो आप यहाँ शेड्यूल एरिया रिमूव करने के कगार पे पहुंच जाएंगे। हम अभी किन्नौर के लोग यही नहीं जान समझ पा रहे हैं कि जाति जनजाति होती क्या चीज है। अब यदि हम जनजाति ही रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में नहीं है, पहला काम तो ये करना होगा हमें कि हमको रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में जनजाति रिकॉर्ड्स को दुरुस्त करना होगा। हम समझ नहीं पा रहे हैं। दूसरा ये है कि अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस होता है। हम रहते हैं अनुसूचित क्षेत्र में। अनुसूचित क्षेत्रों को कहते हैं संविधान के अंदर संविधान, इसको हाईली प्रोटेक्टेड आपको शेड्यूल कहा जाता है। इसमें हमारे अपने रीति रिवाज की प्रोटेक्शन है, हमारे रीति रिवाज के तहत जो कानून है उसको ही पूरी मान्यता दी जाती है। इसमें हमारी जो संस्कृति है उसकी प्रोटेक्शन पूरी है। या हम जो एजुकेशन देना चाहते हैं ट्राइबल ग्रुप से, उसकी भी पूरी प्रोटेक्शन है। जरूरी है कि हम ये डिमांड करें गवर्नमेंट से कि जो प्रशासन के जो हेड्स हैं वो जरूरी रूप से ट्राइबल्स हों, ताकि बात रख सके और समझ सके। और जो हमारे पास स्टेट में जो सेक्रेटरीट हैं जो हमारे किन्नौर को डील करते हैं वो भी ट्राइबल ही हों, तब जाके कहीं ना कहीं हम अपनी बात रख सकते हैं और आगे हमारी बातों को लोग सुनेंगे भी। वरना गलोंग ये सर, सब इसी में एक सवाल है, इसी में आपने बताना। सुंदर नेगी जी कह रहे कि पीके गलोंग जी, अगर आप ट्राइबल क्षेत्र और शेड्यूल एरिया पर प्रकाश डालें, क्या दोनों ही एक ही चीज है या फिर इनमें कुछ फर्क है? थोड़ा इसको विस्तार से बताएं सर। ऐसा है कि जो ट्राइबल एरिया हमारे भारत में सिर्फ 4 हैं। वो है आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 4 स्टेट हैं, याद रख लीजिए। ये है आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। बाकी जो स्टेट जो हम ट्राइबल्स हैं वो आता है शेड्यूल्ड एरिया में। ये संविधान की अनुच्छेद 244/1 में हम आते हैं, और ट्राइबल्स एरिया आता है संविधान की अनुच्छेद 244/2 में आता है। और जो हम शेड्यूल्ड एरिया है वो ट्राइबल एरिया से भी ज्यादा प्रोटेक्टेड है। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं आज तक। तो हम इसमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी, लैंड ट्रांसफर सिक्योरिटी, कल्चरल सिक्योरिटी और कस्टमरी लॉ सिक्योरिटी, ये सब इसमें शामिल है। तो हम ये जब तक हम अपने लोगों को इस पर इन विषयों पर अवगत नहीं कराएंगे, सचेत नहीं करेंगे, तो किन्नौर के लोगों को जगाना मुश्किल है। राशि जी ने कहा कि जो युवाओं को हमें जागरूक करना चाहिए, बिल्कुल वाजिब बोल रहे हैं। तो हमें जल्द से जल्द जितने हमारे यंग सजग लोग हैं, कार्यकर्ता हैं या सामाजिक कार्यकर्ता है, इनसे मिलकर हमें काम करना होगा, वरना ये संभव नहीं लगता है। दूसरा मेरा अपना ही विचार है और राशि जी से भी रिक्वेस्ट है कि जो शोधकर्ता हम लोग थोड़े बहुत शोध कर रहे हैं या लिख रहे हैं, हमें एक कमेटी बनानी चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जो आर्कियोलॉजिकल जो हमारे फाइंडिंग्स हैं उसको कंपाइल करें और उसको राज्य या हम केंद्र सरकार तक पहुंचाएं। मैं इतने ऐसे गैजेटेड ऑफ इंडिया, गैजेटेड ऑफ किन्नौर है, किन्नौर के गैजेटर हैं, सेंसस रिपोर्ट्स हैं, उनमें से 80% झूठ है। क्यों? क्योंकि उनको लिखने वाले थे नॉन ट्राइबल्स थे, हमने लिखे नहीं है। अब हम अपनी कहानी हम खुद लिखेंगे और हम उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के पटल पर रखेंगे, तब जाके हमारी मान्यता होगी। तो ये मेरा सुझाव है। ये हम जी कहिए सर। अब तो हैं और आगे भी होंगे। और जब मैं ये कह रहा हूँ, जब कॉरेस्पॉन्डेंसेस जो स्टेट गवर्नमेंट से मैं कर रहा हूँ लगातार, तो मुझे ये अंदेशा डेफिनेट है कि आने वाले जल्द नहीं तो 5 या 9-10 साल के बीच में प्रशासन ये कह सकता है कि किन्नौर में जब शेड्यूल ट्राइब ही नहीं है तो शेड्यूल एरिया रखें क्यों। तो हमें आज पंचायत स्तर पर हो चाहे रेवेन्यू स्तर पर हो, हमें दुरुस्त करना होगा कि हम ट्राइबल ही हैं, और हमारे रिकॉर्ड में ट्राइबल हैं ही नहीं। आप रेवेन्यू रिकॉर्ड चेक कीजिए, किसी भी राजस्व अधिकारी के पास, तहसील में, सब तहसील में रिकॉर्ड देखिए, जनजाति का एक व्यक्ति नहीं है वहां पे। और जनजाति उसको कहा जाता है जो संविधान में वर्णित हो, संविधान में घोषित हो। ऐसा नहीं है कि मैं ट्राइबल हूं इसलिए मैं ट्राइबल हूं, ऐसा नहीं होगा। ट्राइबल का नाम हमें पार्लियामेंट ने दिया है और पार्लियामेंट भी अमेंड कर सकती है और कोई नहीं।
तो हमें पार्लियामेंट में जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें दिया है उसी को हमें स्थापित करना होगा, नहीं तो हम सचमुच बर्बादी के कगार पे हैं आज। तो मेरा यह सुझाव है, टशी जी भी इसमें सहमत होंगे भी, आ, उनसे भी राय हम चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द हमें हमें एक साथ मिलकर काम करना होगा इस संदर्भ में। नहीं तो मुझे लगता नहीं है कि किन्नौर में कोई सचमुच किन्नौर के लिए सोच रहा है या सचमुच किन्नौर के लिए कुछ लिख रहा है। ये तो हम जी असेंबल हो जाएंगे। गेलोंग जी आपके लिए सवाल, एक दो सवाल आए हैं, फिर उसके बाद हम ताशी के पास जाएंगे। कैलाश जी कहते हैं गेलोंग जी बुद्धिज्म और लामाइज्म के बारे में विस्तृत रूप से समझाएं, किन्नौर की संस्कृति और कानून पर इसका प्रभाव भी बताएं। देखिए, बौद्ध धर्म असल में भारतीय है, भारत से तिब्बत की ओर गया है, मगर जो किन्नौर में जो बुद्धिज्म है, बौद्ध धर्म है, वो तिब्बत से यहाँ किन्नौर में आया है। तो इसमें जब किन्नौर में बुद्धिज्म आया है तो उसमें कुछ सांस्कृतिक जो कल्चर सांस्कृतिक मूल्य थे या सांस्कृतिक जो आदतें थी, संस्कार थे, वो तिब्बत से यहाँ पर माइग्रेट हुए आए हैं। तो भारत के जो संदर्भ में जो बुद्धिज्म था, उनके मूल्य आज लामाइज्म में नहीं दिखते। और लामाइज्म में देखिए, आज हम इन कल्चरेशन में जा रहे हैं, सांस्कृतिक रूप से हम बहुत ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं। इस कारण से क्या हुआ कि हमारे जो बुद्धिज्म बौद्ध धर्म है और लामाइज्म में एक संक्रमण आ चुका है, एक बीमारी आ चुकी है। उन्होंने धीरे धीरे वो प्रथाएं अपना दी है जो एक सामाजिक कुरीतियां हैं। अब इस हमारे किन्नौर के बौद्ध धर्म में वो सब सामाजिक कुरीतियां आ गई है जो बौद्ध धर्म में नहीं होनी चाहिए। चाहे आपके मंदिरों मठों में जातीय हिंसा हो, ये जातीय सॉरी जातीय हिंसा तो किन्नौर में नहीं है, जातीय या प्रजातीय या जनजातीय भेदभाव हो, वो सारी चीजें अब धीरे धीरे हमारे किन्नौर में उभर रही है, जो बुद्धिज्म के मूल्य नहीं है, बुद्धिज्म के सिद्धांत नहीं है वो, मगर वो आ रहे हैं। तो ये भी एक तरह से एक हमारे पतन के कारण है कि हम किसी चीज को भी उस सही मूल्य में नहीं रख रहे हैं। हम अपनी संस्कृति को अपने हाथों से खत्म कर रहे हैं, हम धीरे धीरे बाहर की संस्कृति को अपना रहे हैं। यहाँ देख लीजिए, किन्नौर में कई, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, कई स्थल हैं किन्नौर के जो पुरातात्विक स्थल हैं, उसको हिंदू नाम दिया जा रहा है या मुख्य धारा के नाम दिया जा रहा है। तो ये संस्कृति हमारे इतिहास को धूमिल कर रही है। इतिहास हमारे खत्म हो जाएंगे एक दिन, कहीं ना कहीं प्रतिस्थापित हो जाएंगी, एक के ऊपर एक नाम चढ़ जाएगा, हमारी ओरिजिनलिटी खत्म हो जाएगी। यदि हमें ओरिजिनलिटी बनाए रखना है तो हमें उन स्थलों को नाम, उन आस्थाओं के नाम, देवी देवताओं के नाम वही रखने होंगे जो प्रारंभिक चरण काल से चले आ रहे हैं। आपके लिए महत्वपूर्ण जो जंगी थोपन पर ही बात चल रही है, तो यहाँ पर सवाल वहीं से उठाएंगे ज्यादातर। नेगी सुंदर जी कहते हैं कि पीके गेलोंग जी, मेरा एक सवाल था कि कस्टमरी राइट और लीगल राइट में क्या फर्क है। जितना मैं जानता हूँ उस हिसाब से तो किन्नौर में हमें क्यूटोमेरी राइट्स मिले हैं और उन्हें लीगल राइट्स का जामा नहीं पहनाया गया है। इस सवाल में इसलिए मैं पूछा क्योंकि एक मेरी बहस के दौरान मुझे बोला गया कि किन्नौर में हमारे जल, जंगल और जमीन पर लीगल अधिकार है, और इस पर थोड़ा बताएं सर। सुंदर जी बता रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 13 के अनुसार हमारे देश में यह मान्यता की है, हमारे देश के जो कानून थे उन्होंने ये कहा है कि जो भी कस्टमरी लॉ है, जो भी कस्टमरी लॉ होंगे जो संविधान से पहले से चले आ रहे हैं और संविधान के विरुद्ध ना हो, उनको मान्यता दी गई है। और किन्नौर की जो संविधान जो कस्टमरी लॉ है उसे कहते हैं वाजिब उल अर्ज। वाजिब उल अर्ज में देखिए, हम जो हमारे शादी करने के ढंग अलग हैं, हमारे यहाँ सामाजिक व्यवहार अलग हैं, सांस्कृतिक मूल्य अलग हैं, वो सब कस्टमरी लॉ में आते हैं और संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है। वो तब तक मान्यता प्राप्त होंगे कस्टमरी लॉ जब तक कि वो हमारे संविधान के विरुद्ध नहीं होंगे। ये संविधान के विरुद्ध नहीं है तो उस कस्टमरी लॉ को लीगली हमें सपोर्ट मिलेगा, वो हमारे पूरी तरह से स्वीकार्य होगा। और कस्टमरी लॉ हमारे किन्नौर में पूरी तरह से लागू है। अभी हमारे यहाँ किन्नौर में हिंदू लॉ ऑफ सक्सेशन नहीं चलता है। जैसे कि जमीन देनी हो तो यहाँ पर बेटे को नहीं दे सकते हम, क्यों? क्योंकि कस्टमरी लॉ में बेटे को दे सकते हैं। तो इस तरह की कई चीजें हैं जो हिंदू एक्ट के अनुसार नहीं चलता है और कस्टमरी लॉ के अनुसार ही चलता है यहाँ पर। और हमें इसका डॉक्यूमेंटेशन भी आज भी नहीं है। कस्टमरी लॉ जो वाजिब उल अर्ज है, हर गांव के अलग अलग है, उसको कंपाइल भी नहीं किया गया है।
और ये इसको डिजिटाइज करना चाहिए, हर व्यक्ति तक, किन्नौर के व्यक्ति तक पहुंचाना चाहिए, ताकि वो जागरूक हो सके हमारे कस्टम में क्या अधिकार दिए गए हैं, किस तरह से उसका संरक्षण दें। तो कस्टमरी लॉ अभी तक तो यहाँ से रिमूव नहीं हुआ है जब तक कि कोडिफाइड नहीं होता हो, अभी जी तक है। हमारे जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास 5-10 मिनट और है, आगे भी हम लेते रहेंगे अतिथियों को, क्योंकि एपिसोड तो चलता रहेगा। एक सवाल यहाँ पर बताया गया, उसके बाद हम ताशी जी के पास जाएंगे। सुभान जी कहते हैं कि सुभान नेगी जी, सर हमें शेड्यूल ट्राइब का सर्टिफिकेट किस आधार पर मिलता है? शेड्यूल ट्राइब का सर्टिफिकेट आपके यहाँ जो राजस्व अभिलेख हैं, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं, उसके अनुसार ही मिलते हैं। और जहां तक मैं रिसर्च कर रहा हूँ, तो जहां तक मैं शोध कर रहा हूँ राजस्व रिकॉर्ड्स में या रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में, तो मुझे लगता है कि जो जिला प्रशासन है, तहसील है, एंटी और नायब तहसील ऑफिस है, वो बिल्कुल ही गलत तरह से हमें सर्टिफिकेट इश्यू किया जा रहा है। क्यों? शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट हमें रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में जो जाति या जनजातीय एंटर है, उसके आधार पर दिया जाता है। मगर हमारे रेवेन्यू रिकॉर्ड में तो कोई भी ऐसी जाति या जनजाति नहीं है जिसको हम शेड्यूल्ड ट्राइब कह सके। मान लीजिए हमारे रेवेन्यू रिकॉर्ड में लिखा है किनौरा, जबकि संवैधानिक शब्द है कनौरा। अभी रिसेंटली ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट किसी भी घोषित जनजाति शब्द के आगे या पीछे मात्रा तक नहीं लगा सकता है। इन्होंने शब्द ही बदल दिए हैं। और एक नया चल पड़ा है पिछले 9-10-12 सालों से कि किनौरा शब्द के साथ कुछ और जाति नाम भी जोड़ रहे हैं, जो पूरी तरह से ही गलत और असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। और उस आधार पर यदि रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, आज की जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं, उस आधार पर मैं ये कह रहा हूँ, किसी को भी ट्राइब सर्टिफिकेट इशू नहीं होना चाहिए। मगर ट्राइब सर्टिफिकेट इशू किया जा रहा है, इसका सीधा सीधा अर्थ ये है प्रशासन हमारे किन्नौर वालों को बेवकूफ बना रही है और कुछ नहीं। और इसी आधार पर हम हमारे यहाँ किन्नौर में जनजातीय पहचान या जनजातीय जो आइडेंटिटी हमारी है, वो भी आगे आने वाले समय में खतरे में है। एक लास्ट सवाल आपसे, पवन कहते हैं, पवन जी प्लीज पैसा एक्ट पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। पैसा एक्ट में ये प्रावधान था कि जो शेड्यूल्ड एरिया है जहां पर जनजातीय लोग रहते हैं, वहां पर क्या हो रहा था कि जो गैर जो जनजाति के लोग थे, वो वहां बस रहे थे, और वहां बसने के साथ साथ कई साल निकाल देते थे। तो वहां की उस जनजातियों के वो प्रधान बन जाते थे, और कोई जिला परिषद के या खंड परिषद में चेयरमैन बन जाते थे। तो अपने ही ठेकेदारी प्रथा में लिप्त होते थे और जनजातियों का पूरा अधिकार या डिग्निटी वो खा जाते थे। इस संदर्भ में फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एक्ट निकाला, पैसा एक्ट, उसमें ये कहा है जो पंचायतों के जितने भी हेड्स होंगे, चाहे अध्यक्ष होंगे, चाहे परिषद के होंगे, सारे के सारे जो हेड्स होंगे, कि जो की पोस्ट होंगे पंचायत स्वायत्त शासन के, वो सारे के सारे ट्राइबल्स ही होंगे। इसलिए कहा था ताकि निर्णय जो है ट्राइबल्स ही लें। हाँ, यदि ऐसा हो सकता है कि आप जो दूसरा जो पद है, उपाध्यक्ष का पद है, वो नॉन ट्राइबल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक एससी है या जनरल कास्ट है, ओबीसी है, वो नॉन ट्राइबल माने जाएंगे। नॉन ट्राइबल्स जो है आपका, जैसे हमारे किन्नौर में है, किसी पंचायत में यदि एक जनरल का व्यक्ति रहता हो, पिछले 10-12 साल से रह रहा हो, वो उप प्रधान के लिए लड़ सकता है, मगर वो प्रधान के लिए नहीं लड़ सकता है। एक एससी उप प्रधान बन सकता है, मगर एक शेड्यूल कास्ट जो है वो यहाँ पर किन्नौर में प्रधान नहीं बन सकता है, कि ये पैसा एक्ट में है। दूसरा ये है कि पैसा एक्ट में ये भी स्पेसिफाई किया गया है कि जब भी किसी जमीन का हस्तांतरण किसी नॉन ट्राइबल्स को होगा, तो उसके लिए पंचायत से परमिशन लेना अनिवार्य है। तो पंचायत को बहुत पावर दिया गया है, और जब तक पंचायत उस रेजोल्यूशन को, कि एक गैर कानूनी गैर जनजाति को जमीन देनी है, तो जब तक उस पर वो पंचायत रेजोल्यूशन पर हस्ताक्षर नहीं करता है, तब तक डीसी भी कुछ नहीं कर सकता उस पर। इवन गवर्नर भी उस पर कुछ नहीं कर सकता, इंटरफेयर नहीं कर सकता है। इतना पावर, बहुत बड़ा पावर दिया हुआ है। फिर भी हमारे किन्नौर में पैसा एक्ट के बारे में जागरूकता नहीं है।
तो कई ऐसे पॉइंट्स हैं, लीगल पॉइंट्स हैं जिस पर जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। और मैं ये इस आपके मंच के द्वारा आह्वान करता हूँ, जो सजग लोग हैं, हमारे एजुकेटेड लोग हैं, उनको कहीं न कभी आप टाइम निकालिए, हम इकट्ठे होते हैं, वहां पर हम लीगल पॉइंट पर पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे ताकि किन्नौर को बचाया जा सके, वरना जी हम सचमुच बर्बादी पर है। जीता जागता उदाहरण गैर जनजातियों को जैसे जमीन दिया गया आपके समक्ष, अगर हम एक नहीं होते तो आने वाले भविष्य में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो ये उदाहरण है अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के बारे में आपने जाना, पैसा एक्ट के बारे में जाना, बहुत सारी चीजों को आगे भी एपिसोड को हम चलाए रखेंगे। हमारे अतिथि जी बहुत बिजी शेड्यूल में रहते हैं, लेकिन हम समय समय पर लेते रहेंगे। काशी जी के पास जाते हैं हम धरोहर से विषय को। काशी सर, इन विषयों के बीच में कोई आपके संज्ञान में कोई ऐसी बात आए हो जो यहाँ पर कहना चाहेंगे आप? जी राम भगत जी, अभी गेलोंग जी ने बहुत अच्छे से जानकारी दी और बहुत ही मुझे लगता है कि युवा साथी हमारे प्रश्न भी कर रहे थे, बहुत अच्छी बात है। गेलोंग जी बीच में एक बात कही है कि भाई जो हमारे, मैं फिर दोबारा अपने टॉपिक पे आ रहा हूँ कि भाई क्योंकि साहित्यिक परिचर्चा हम कर रहे हैं कि बहुत सारी किताबों में जिनमें गवर्नमेंट्स के द्वारा पब्लिश्ड जो बुक्स हैं, जैसे सेंसस रिपोर्ट्स है, उसमें बहुत कुछ गलत लिख दिया है। बिल्कुल सही बात है। और इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, चाहे आप वो 1961 का सेंसस रिपोर्ट उठा लीजिए या 2011 का सेंसस रिपोर्ट उठा लीजिए। राम भगत जी, मैं आपको एक बात बहुत क्लियर बता दूँ, उसमें एक बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे किन्नौर के डायलेक्ट्स का। तो डायलेक्ट्स को लेकर के जो 1961 में जो लिखा गया है वो बहुत ही, मतलब गेलोंग जी ने पढ़ा होगा, वो बहुत ही मतलब बेहुदा है। और 2011 का जो सेंसस रिपोर्ट है उसमें डायलेक्ट्स को लेकर के कोई क्लियरिटी नहीं है। उसमें सिर्फ जो हमारा स्टैंडर्ड किन्नौरी है, हमस्कत के अलावा जो है सिर्फ 134 लोगों को दिखाया गया है कि जी इसके अलावा दूसरे जो डायलेक्ट है वो बोलते हैं। सबसे बड़ी विसंगति, जबकि किन्नौर में 7 डायलेक्ट्स जो है वो बोली जाती हैं। ऐसे कई तरह के और भी जो है विसंगतियाँ वो पाई जा रही हैं लिटरेचर्स में जो गवर्नमेंट्स के हैं। इसलिए जो गेलोंग जी से बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ के जो शोधकर्ता लोग हैं, चाहे वो साहित्यिक शोध कर रहे हैं या ट्राइबल राइट्स को लेकर के शोध कर रहे हैं, उनको बिल्कुल आगे आना चाहिए और आगे आकर के लोगों के बीच में परिचर्चा का एक माहौल बनाना चाहिए, परिचर्चा का एक माहौल बनाया जाना चाहिए। और गेलोंग जी के साथ मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि भाई आइए चलिए, कुछ जो आर्कियोलॉजिकल जो हमारे किन्नौर में जितने भी प्लेसेस हैं उनको बचाने के लिए या उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम एकजुट हो जाएं। आपके मन से राम भगत जी मैं स्पेशली कानम ग्राम पंचायत से अनुरोध करना चाहता हूँ, अगर वो हमारी बात सुनेंगे, वहाँ के प्रधान जी मेरे अच्छे मित्र आदमी हैं, तो कृपया करके वो इस चीज़ को जो है अपने संज्ञान में लाइए और हो सके तो इस बात को जो है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के भी नोटिस में लाइए कि जो जो प्लेसेस वहाँ पे राहुल जी ने 1948 में देखा था, उनको उन प्लेसेस को अगर कभी अभी वहाँ पे बचे हुए हैं तो आप उनको पुरातात्विक स्थल बनाने की कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए। उसमें किसी तरह का भी कोई सहयोग की आवश्यकता है, कहीं पे कोई जानकारी साझा करने की आवश्यकता है तो गेलोंग जी भी है हमारे बीच में, मैं खुद भी हूँ और अपर किन्नौर से भी बहुत सारे हमारे बुद्धिजीवी हैं, तो उनको भी आगे आना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी विसंगतियां हैं और ये तभी दूर होंगी जब हम किन्नौर के लोग जो है एक मंच पर बैठ करके परिचर्चा करेंगे, एक मंच पर बैठ करके हम ट्राइबल राइट्स को लेकर के बात करेंगे। आपके लिए एक सवाल आया है उसमें बाबा जी का। काशी जी, आप मुझे बताएं, मोरंग किला, लावरंग किला और रारंग गुरु सांगस हिस्टोरिकल है या नहीं? बिल्कुल हिस्टोरिकल है, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल हिस्टोरिकल है। वो हिस्टोरिकल इसलिए है, देखिए मुरंग का जो किला है, अब किंवदंती तो ऐसे कहा जाता है कि जी पांडवों ने बनाया है, लेकिन मैं इस बात पे नहीं जाना चाहता क्योंकि वो किंवदंती है, लेकिन इसका ऐतिहासिक एक वैल्यू है। ये उस समय का हमें जो है स्मरण कराता है जब हमारा किन्नौर जो है छोटे छोटे शासकों के अधीन बट गया था, जिन्हें हम लोग ठाकुरशाही का दौर मानते हैं। ये पीरियड लगभग 14वीं शताब्दी से जो है 16वीं शताब्दी के बीच में रहा है, ऐसा एक जो है एक आंकड़ा सामने निकल करके आता है। और रही बात गुरु संज्ञस की, तो गुरु संज्ञस को हिस्टोरिकल तो बिल्कुल कहना चाहिए। वो इसलिए कहना चाहिए क्योंकि रारंग जो गांव है, रारंग गांव जो है महानुवादक रतनभद्र जी लोचावा से जुड़ा हुआ गांव है, जहाँ पे लोचावा जी पहले आए और वहाँ के लोगों के बीच में उन्होंने बहुत सारी परिचर्चाएँ की
तो वो उनका उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक ऐतिहासिक गांव है। और गुरु संगेस क्योंकि हमारे किन्नौर में, जैसे गलंग जी ने कहा कि तिब्बत से होकर के किन्नौर में जो है हमारा बुद्धिज़्म या जो लामाइज़्म उसमें आया है, तो उसमें कुछ इलाके ऐसे हैं जिनमें जो है बहुत अच्छा इम्पैक्ट उसका पड़ा है। उसमें कानम भी है, नाको भी है, चांगो भी है, और जैसे जैसे हम नीचे आते हैं तो रारंग उसमें मेन है। तो बिल्कुल जो हमारे मित्र ओशो बाबा जी पूछ रहे हैं, गुरु संगेस का बिल्कुल इम्पोर्टेंस है, बिल्कुल ऐतिहासिक इम्पोर्टेंस है। बहुत खूब बेहतरीन यहाँ पर आज चर्चा हुआ। लेकिन एक सवाल टाशी जी से हम फिर करेंगे। यहाँ पर गेलोंग जी से एक सवाल है। गेलोंग जी, आपके पास एक सवाल है, अंतिम एक सवाल आप दोनों से रहेगा, उसके बाद हम इस एपिसोड को खत्म करेंगे। टाशी सर, कैलाश जी कहते हैं कि टाशी जी से पूछा है। चलिए टाशी जी से पूछा, टाशी सर आपसे पूछा है कि कैलाश जी कहते हैं हिंदू किन्नौर में हिंदू मैरिज एक्ट और उत्तराधिकार कानून नहीं लगता, फिर भी हिंदू पर तो हिंदू कानून लगना चाहिए, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए, इस पर बहुत अच्छी बात जो है थोड़ी देर पहले अपने गेलोंग जी ने कहा था कि हमारा जो ट्रेडिशनल लॉ सिस्टम है उसको कहा गया है वाजिबुल अर्ज। उसमें स्पष्ट लिखा गया हुआ है कि किन्नौर में जो है मुस्त्रिका विवाह है। ठीक है जी, मुस्त्रिका विवाह का मतलब है कॉमन मैरिज सिस्टम या बहुपति प्रथा, जिसको हम बोलते हैं पॉलिंड्री सिस्टम है। ये दूसरे अर्थ में भी आप इसको ये ले सकते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि उत्तराधिकार, ये लिख रहे हैं कि उत्तराधिकार कानून नहीं लगता, फिर हिंदू पर तो हिंदू कानून लगना चाहिए। मैं इनके प्रश्न को जो है पूरी तरह से नहीं समझ पाया हूँ, लेकिन ऐसा है कि हमारे किन्नौर में जो है वाजिबुल अर्ज के हिसाब से मुस्त्रिका विवाह प्रचलित है। अभी तो देखिए हमारे कॉमन मैरिज सिस्टम जो है पॉलिंड्री सिस्टम में मैरिजेस बहुत कम हो गए हैं, लेकिन कुछ फैमिली अभी भी किन्नौर में है, तो वो लीगल है, उसको लीगल माना गया है। और उसको लीगल क्यों माना गया है? क्योंकि हमारे पास जो है हमारा अपना ट्रेडिशनल लॉ सिस्टम है। जी बहुत खूब। चलिए आपसे अंतिम सवाल करूंगा। टाशी जी, जिस प्रकार से का प्रोजेक्ट चलता है आपके जंगराम वैली में, तो आपको लगता है कि जो ऐतिहासिक धरोहर, आप एक लेखक के हिसाब से, तो आगे आने वाले टाइम में वहाँ के धरोहर को कैसे क्या लिख पाएंगे? आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। क्या आप उस समय के सबूत को आपके पास होगा या नहीं होगा? तो भविष्य के धरोहर के बारे में आप लेखक के जरिए जो जंगी थोपन चलता है, तो क्या वो धरोहर सेफ रहता है या फिर बिल्कुल ही खत्म होगा? आप इस पर प्रकाश डालें और फिर उसके बाद हम देखिए रामू भगत जी, मेरी जो आगामी पुस्तकें आ रही है उसमें मैंने इन चीज़ों को बहुत अच्छे से प्रिजर्व करके अपने शब्दों में रखा हुआ है, ताकि भावी जो पीढ़ी है वो उन्हें पढ़ सके। लेकिन एक बात ये भी सत्य है कि जहाँ पर भी औद्योगिकरण या प्रोजेक्ट्स आता है, वहाँ पे बहुत सारी दूसरी संस्कृति बाहर से आती है और वहाँ पे उसका डिस्टर्बेंस ज़रूर होता है। इसका एग्जांपल हमारे पास जो है, आप बाखड़ा डैम को ले लीजिए, हमारे पास जो है आप टिहरी गढ़वाल में जो डैम बना उसको ले लीजिए, और नर्मदा में जो डैम बने उसको ले लीजिए। बहुत सारे जो हिस्टोरिकल टेम्पल्स थे वो उसमें जलमग्न हो गए। चलिए वो तो प्लेन्स एरिया है, थोड़े से प्लेन है, हमारा यहाँ हिल एरिया है, लेकिन ऐसा कहना कि भाई यहाँ पे ये चीज़ें डिस्टर्ब नहीं होंगी, गलत होगा। क्योंकि जब इस तरह के प्रोजेक्ट्स हम यहाँ पे बनने शुरू हो जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है कि ज़मीन हिलेगा तो ऑब्वियसली बात है कि हमारा जो धरोहर है, वो चाहे किले हैं, वो चाहे मंदिर है, वो चाहे और भी सारी चीज़ें हैं, वो अपने आप में ही डिस्टर्ब होंगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ पे औद्योगिकरण या परियोजना का प्रवाह चलता है, वहाँ पे संस्कृति प्रभावित होती ही होती है, वो चाहे किसी भी रूप में हो। इसमें कोई दो राय नहीं। इतिहास को पलट के आप देख लीजिए, बहुत सारे एग्जाम्पल इसके भरे पड़े हैं। जी, अंतिम सवाल हमारे गेलोंग जी से। गेलोंग सर, जिस प्रकार से बहुत सारे जो हमारे अधिकार है किन्नौर के अंदर में, उन अधिकारों को संरक्षित करने के लिए, उन अधिकारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए, हमारे उन अधिकारों के हक की लड़ाई जो आगे तक लड़ने के लिए हम यहाँ से विधायक चुनकर भेजते हैं, आखिर फिर भी हमें ये इन चीजों पर आंदोलन करना पड़ता है। जैसे इतने सालों से हम जनजातीय क्षेत्र और ट्राइबल के बारे में हमारे को ज्ञान ही नहीं है, और पैसा एक्ट के बारे में कोई बताता नहीं है, और बहुत सारे जो आपने गिनवाए वाजे जो बहुत सारे जो आपने यहाँ पर आज बताया, उसके बारे में तो यहाँ किसी को पता नहीं। तो फिर यहाँ से चुनकर भेजने का
फिर राइट्स ही क्या बनता है जब जब हमारे को यहाँ पर जो किन्नौर के लोगों को जागरूक ना किया जाए इन चीजों पर, तभी तो हम यहाँ पर जो है बाहरी लोगों को यहाँ पर बसा रहे, बाहरी लोग यहाँ पर जो है अलग अलग तरीके से जो बस कर जो हमारे जल जमीन पर राज कर रहा है। तो आखिर क्यों, कब तक हम वोट बैंक बने रहेंगे सर? अंतिम। मुझे ये लगता है कि हम किन्नौर वासी जो हैं वो लोकतंत्र को समझ नहीं पाए। दूसरी बात, हम अपने ही जनजाति को समझ नहीं पाए। हम जो नुमाइंदा भेजते हैं, एक सरकार के लिए, सरकार बनाने के लिए चुन के भेजते हैं, हम उनको एक ठेकेदारी प्रथा से ऊपर समझते ही नहीं है। तो हम किससे चुनते हैं? कभी किसने बताया कि हम पैसा ऐड किया है? वाजिब अर्ज क्या है? शेड्यूल्ड एरिया क्या है? ट्राइब्स किसे कहते हैं? कोई नहीं बताने वाला। और मुझे लगता नहीं है कि वर्तमान जो समय चल रहा है, जो राजनीति जिस ढंग से या जिस लेवल पे हो रही है किन्नौर में, उसे लगता नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा आशावादी हूँ। बिल्कुल आशावादी नहीं हूँ। सिर्फ मैं ये आशा कर सकता हूँ, जो हमारे लेखक हैं, जैसे कि टाशी जी हैं या कोई अन्य लेखक होंगे, उन सब से ये आह्वान कर सकता हूँ कि मैं से कि हम सब इकट्ठे हो जाएं और हम इस संरक्षण करने के लिए हम एकजुट होकर काम करें। हाँ, यदि हम एकजुट होकर काम नहीं करेंगे राजनीतिज्ञों से, तो मुझे बिल्कुल भी आशा नहीं है। क्योंकि यदि राजनीतिकों में यदि जरा सा भी अपने जनजाति के प्रति ईमानदारी होती तो ये सब नहीं होता। हम यहाँ चर्चा नहीं कर रहे होते। बिना टीएससी के, बिना सरकार के अप्रूवल के प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, जमीनें दी जा रही है, नॉन ट्राइबल को पीओ के अंदर ही जमीन दी जा रही है, तो उस पर भी कुछ नहीं बोल रहे कोई सरकार, कोई नुमाइंदा कोई बोलने को तैयार नहीं है। तो इससे मत इसका अर्थ आप ये निकालिए कि जो हमारे पास सरकार के नुमाइंदे हैं, किसी भी दल के हों, तो उनसे उम्मीद नहीं है, उसे उम्मीद नहीं कर सकते। जब तक कि हम जागरूक लोग हैं, जो कुछ पढ़े लिखे हैं, शोधकर्ता है, लेखक हैं, उन सबको हमें जुड़ना पड़ेगा। बुद्धिजीवी लोगों का आह्वान है। और दूसरा ये है कि जंगी और ठोपन एरिया में के प्रति जो मैंने कुछ आरटीआई से डॉक्यूमेंट्स मंगाए, वो मेरे पास है। और हैरान करने वाली बात यह है कि उन्होंने वहां पर रिसर्च किया है। और रिसर्च किया भी क्या किया हुआ है? वहां के पत्थर, वहां के पानी, वहां की जड़ी बूटियां, वहां की झाड़ियां, और कुछ नहीं। वहां की संस्कृति के बारे में कुछ नहीं, भाषा के बारे में कुछ नहीं, पुरातत्विक इतिहास के बारे में कुछ नहीं, मंदिरों के बारे में कुछ नहीं, किला के बारे में कुछ नहीं। और जो आप मेगालिथिक कल्चर है, हमारे एक महापाषाण काल की जो सभ्यता हमारे किन्नौर में थी, उसके बारे में कुछ नहीं। तो जब ये शोध हो रही थी, तो शोध हो रहे थे तो जिला प्रशासन क्या कर रहा था? रिपोर्ट सबमिट हुआ, और सबमिट होने के बाद परमिशन दी किसने? गवर्नमेंट ने। तो गवर्नमेंट में क्या हमारे किन्नौर के लोग नुमाइंदे नहीं? क्या उन्होंने उस रिपोर्ट को देखा नहीं? तो ये सब, मैं तो ये कहता हूँ कि स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि ये सब हमारे किन्नौर वासियों के जो सरकारी नुमाइंदे हैं, हम चाहे वो एमएलए के लिए भेज रहे हो, चाहे प्रशासन के लिए भेज रहे हो, वो सारे के सारे के उदासीनता के कारण है, और हमारे किन्नौर के लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है। सिर्फ मुझे जी पढ़े लिखे लोगों से और जागरूक युवाओं से ही आशा है, बाकी से आशा नहीं। जी, बहुत खूब। नेगी सुंदर जी कहते हैं कि आप दोनों से पहला गेलोंग जी से पूछते कि गेलोंग जी आप बताएं कि किन्नौर के युवाओं के लिए कौन सा संदेश देना चाहेंगे आप? मैं युवाओं से ये कहूंगा कि हम बेसिकली हम शेड्यूल्ड ट्राइब हैं। कम से कम अपने ट्राइब के बारे में तो जानकारी लीजिए। जो संविधान में हमें जो अधिकार दिए हैं उसके बारे में जान लीजिए। जो कस्टमरी लॉ है उसके बारे में जान लीजिए। 3 चीज जान लीजिए, आप बिल्कुल स्वतंत्र हो जाएंगे। आपके आपके सामाजिक मूल्य खत्म नहीं होते, आपका स्वाभिमान खत्म नहीं होता है। आप जनजाति कनौरा हैं, सबसे पहले आप कनौरा हैं। चाहे मैं अमेरिका जाऊं तभी मैं कनौरा हूं, चाहे मैं श्रीलंका, मैं कनौरा ही हूं। उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। एक तो ये जान लीजिए आप कनौरा हैं। दूसरा, संविधान ने हमें क्या संरक्षण दिया है उसके बारे में जान लीजिए। तीसरा, जो संविधान ने हमें फिफ्थ शेड्यूल अनुसूचित क्षेत्र के बारे में के अंतर्गत जो हमें अधिकार दिए हैं, जो प्रोटेक्शन दिया है, उसके बारे में जानकारी हासिल कीजिए। चौथा, जो कस्टमरी लॉ है हमारे पास, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। यदि आपको जानकारी नहीं मिलती है तो युवाओं से मैं ये आह्वान करता हूं आपके माध्यम से कि आप सब एक स्थान चुनिए, एकत्रित हो जाइए, कहीं हम मिलते हैं, इस पर हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। ये मेरे हित के लिए, आपके हित का नहीं है, ये आने वाले हमारे संतानों के हित में है।
ये नहीं है हम तो अपना टाइम गुजार रहे हैं, जो आने वाले हमारे बच्चे हैं उनके ही बच्चे होंगे, वो कैसे सरवाइव कर पाएंगे फिर आगे? सब कुछ खत्म है। एक कंपनी आपका आती है, एक प्रोजेक्ट आपके गांव में बनता है, तो उससे ये क्या कुछ होता है? सब पहाड़ियों में है, जल स्रोत सूख जाएंगे, बगीचे खत्म। वहां पर बाहर के गैर किन्नौरा लोग आएंगे, उनकी भाषाएं अलग होगी, उनकी संस्कृति अलग होगी, उनके साथ मिलकर हमारी संस्कृति खत्म, भाषाएं खत्म। जंगराम एरिया और शुमसो की जो भाषा है वो लगभग 200 2000 3000 साल पुरानी भाषा है, जिसको संरक्षण की आवश्यकता है। हिमाचल में कई भाषाएं बोली जाती है, हिमाचल में उन भाषाओं में कहीं ना कहीं संक्रमण आया है, कहीं ना कहीं उन्होंने शब्द लिए हैं। मगर जंगराम की भाषा ऐसी है जिन्होंने कम से कम शब्द लिए हैं, आज तक वैसे के वैसे बने हुए हैं लगभग 90%। उन्हें बचाना नहीं चाहिए क्या? जो वहां पर हमारे हमारी पुरातात्विक जो अवशेष मिल रहे हैं उनका संरक्षण कीजिए, उनका एक संग्रहालय बनाइए, एक पीओ के अंदर या कहीं आपका पो ब्लॉक में या निचार ब्लॉक में कहीं भी एक संग्रहालय बनाइए, ताकि पुरातात्विक जो हमारे साक्ष्य हैं या हमारे पास कुछ प्रूफ्स हैं, जो आर्टिफैक्ट्स हों, उनको वहां रखें, ताकि लोग देखें कि किन्नौर में भी इतिहास है। नॉन किराए जो किन्नौरा है वो तो समझ रहे हैं कि किन्नौर लोग जाहिल हैं, इनके पास कुछ नहीं है, ना भी ना उनका पास्ट है ना फ्यूचर है उनका। आप एक नॉन किन्नौरा की नजर में देखिए, उनकी नजर में जनजाति का कोई मूल्य नहीं है। यदि जनजाति को सम्मान देते तो ऐसा एक अनापत्ति पत्र नहीं देते वो। तो हमारे जो नुमाइंदे क्या कर रहे हैं, ये स्पष्ट रूप से हमारे मुंह पर थप्पड़ है, हमारे सम्मान पर थप्पड़ है, हमारे डिग्निटी पर थप्पड़ है, हमारे स्वाभिमान पर थप्पड़ है। मगर फिर भी राजनीति देखो, अनापत्ति पत्र आए कई दिन हो गए, वायरल हो रहे हैं ये। किसी भी दल के नेता ने कुछ कहा? नहीं कहा। किसी भी गवर्नमेंट के किसी नुमाइंदे ने कहा? बिल्कुल नहीं। प्रशासन चुप है। सर अब हम लोग कुछ लोग बोल रहे हैं इस बारे में, तो किसकी नाकामी कहेंगे हम इसको? ये नाकामी हमारी है। राजनीति से बिल्कुल अपेक्षा मत कीजिए। मुझे लगता है कि जल्द से जल्द हमें मिलना होगा, ताकि हम जागरूक युवाओं को जागरूक कर पाएंगे। जी, बहुत खूब। काशी सर, आप युवाओं के लिए, किन्नौर के युवाओं के लिए अपनी ओर से साहित्य और मैसेज। जी, बहुत सारी बातें मेरे मन की भी जो है वो गेलोंग जी ने कह दिया है। तो मैं तो युवा साथियों से यही कहना चाहूँगा, एक लेखक के नज़र से अगर देखूँ तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि भाई जो भी आप जिस भी गांव के रहने वाले हैं, सबसे पहले अपने गांव के ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम को वैज्ञानिक नज़र से देखिए। अपने गांव के बारे में, अपने गांव की संस्कृति, अपने गांव की धरोहर, अपने गांव की भाषा, उसको समझने का प्रयास कीजिए, उसको पढ़ने का प्रयास कीजिए, उसमें जाने का प्रयास कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपने गांव के देवता को सिर्फ शू बोलते हैं तो ये जानने का प्रयास कीजिए कि ये शू शब्द कहाँ से है, कैसा है, शू का जो है लिंग भेद क्यों नहीं है, ऐसे। और दूसरा ये जानने का प्रयास कीजिए कि भाई अगर मैं कल्पा का हूँ तो कल्पा का प्राचीन नाम है चिने, तो मेरे गांव का नाम चिने क्यों पड़ा है। ऐसे बहुत सारे हमारे किन्नौर में बहुत सारे ऐसे परंपरागत ज्ञान पद्धति है, उनको जानने का प्रयास कीजिए। तो जैसे गेलोंग जी ने कहा कि भाई जब तक हम उनको जानने का प्रयास नहीं करेंगे तो हम बाहर वालों के लिए या गैर किन्नौर के लोगों के लिए इतिहास विहीन होंगे। हमारी भाषाएं ख़त्म होती जा रही हैं और स्टैंडर्ड किन्नौरी या दूसरे जो भाषाएं और हैं जो लोक भाषाएं यहाँ बोली जा रही हैं, लगभग मेरा ऐसा अनुमान है कि पतन के कगार पर आ खड़ी हुई हैं, क्योंकि हमने बहुत सारी भाषाओं में शब्दों को खो दिया है। तो ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम को एक वैज्ञानिक तरीके से देखिए। किन्नौर का जो भी इतिहास है, बहुत कुछ सामने जो है निकल के आएगा। बहुत खूब, बहुत बेहतरीन। मैं किन्नौर अपने स्टेज से लोगों से अपील करूंगा, किन्नौर के हकों को बचाने के लिए अगर आपके पास समय है तो हमारे अतिथि से मिलना चाहते हैं तो एक समय सीमा बनाए, एक जगह बनाए, तो जरूर जो है हमारे अतिथि पहुंचेंगे। तो आप दोनों का बहुत बहुत आभार, आप दोनों ने समय निकाला और आगे भी हम आप दोनों को लेते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि सर। नमस्कार दोनों को। नमस्कार जी। हमारे साथ जुड़े थे हमारे आज के अतिथि आदरणीय पीके गेलोंग जी। लियो से बहुत शोध करता है, हर किन्नौर के विषय पर, जो इतिहास पर इन्होंने बहुत ज्यादा जो है इन्होंने शोध किया है। और हमारे टाशी नेगी जी जिन्होंने पर अभी शोध करते हैं, काफी चीजों पर इन्होंने भी शोध किया और बेहतरीन। हम बीच बीच में हम दोनों अतिथियों को लेते रहेंगे और भी हमारे किन्नौर के बहुत सारे लेखक हैं, उनको लेकर आएंगे और उनके साथ जानेंगे किन्नौर का
जो भविष्य उसके बारे में। और जैसे कि हमारे गेलोंग जी ने कहा कि राजनीतिक दलों से आश रखना बेकार है। अगर हमारे हक हकूक को बनाए रखना है, हमारे जो जनजातीय और ट्राइबल क्षेत्र के बारे में जानना है, और हमारे हर चीज के बारे में उन्होंने बताया कि एक एक चीज को समझना है, किन्नौर को बेहतर बनाना है तो हमें एकजुट होना पड़ेगा। सामाजिक दल होंगे, महिला मंडल होंगे, युवक मंडल होंगे, ऐसे उनको आह्वान किया है। तो चलिए, बहुत बेहतरीन हमारा प्रयास रहा कि आज के इस एपिसोड में आप लोगों का भी बहुत बेहतरीन जो है यहाँ पर जो है कमेंट आए हैं, जिससे हम भी समझ सके। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। हम या इस एपिसोड को यहीं समाप्त नहीं कर रहे हैं। हमारा जंगराम का जो संघर्ष है, इस पर हम काम करते रहेंगे बीच बीच में, जब तक जो है हमारा पूरा किन्नौर जागेगा नहीं। तो कल हम मिलेंगे साप्ताहिक बुलेटिन में शुक्रवार को। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि। आप लोग अपना ख्याल रखें, अपना सेहत का ध्यान रखें, और तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, जय किन्नौर।